So hello everyone, welcome back to the channel. My name is Mahesh Agnihotri and today we are talking about the metals and non-metals. हाँ भैया चंगू मंगूज आ जाओ फटाफट। तुम लोगों को बहुत लेट ये वीडियो मिल रही है, उसके लिए आई एम सो सॉरी यार। मैं लास्ट क्लास में जो है आ नहीं पाया था, बट कोई बात नहीं। अब हम लोग जरा जल्दी जल्दी से इसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसे मैं पहले बंद कर देता हूँ गेट को, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ और आप लोग तब तक जुड़ जाओ, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। यार देखो ऐसा है, अब मेटल और नॉन मेटल मैं आपको बता दूं, जितने भी क्लास 10th में केमिस्ट्री के चैप्टर हैं उनमें से वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर यही है तुम्हारे सामने जो लिखा हुआ है। इससे पहले तुमने जो पढ़ा था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, वो तब भी कह सकते हैं उसका लेवल थोड़ा सा अप था, बट यार ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग उसी तरीके से पढ़ो और इसमें नंबर आप ज़्यादा लाएं। एक भी क्वेश्चन इसके अगर आप गलत करोगे तो वो मतलब कोई सेंस बनता नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है और मैं कोशिश करूंगा कि आपका एक क्वेश्चन भी गलत ना हो। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चंस आपके पास हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग हमें बताओ, आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएं, ठीक है। तो मैं आपको यार एक बात बताता हूं, देखो यार, अगर हम मेटल्स नॉन मेटल्स के बिल्कुल स्टार्टिंग में जाएं कि कैसे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन करा था। हम लोगों ने मतलब साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें बताया कि भैया ये मेटल होता है, जो भी होता है। एक्सवाइजेड कहाँ गया, इधर तो नहीं है, हाँ मतलब जिस पे कैमरा लगा हुआ ऑब्वियसली लोहा है, ठीक है ना, लोया। तो मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूं कि वो लोग जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले मेटल नॉन मेटल के बारे में क्लासिफिकेशन दिया, बताया, डिफरेंशिएट करा। तुम्हें सोच के देखो कितने बेसिक लेवल पे वो चीज हुई होगी, इतने बेसिक लेवल पे कि जैसे कोई हाथ में डंडा आ गया, पता नहीं वो मेटल है कि नॉन मेटल। अभी हम लोगों को सब पता है कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। जिन्हें नहीं पता है वो आज चैप्टर पढ़ के पता चल जाएगा। बट जब स्टार्टिंग हुई थी तो हमें कोई आइडिया नहीं था कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, क्या मेटल्स की प्रॉपर्टी है, क्या नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है। वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ क्लू, एनी टाइप ऑफ आइडिया एट दैट टाइम। तो भैया सोचो कितने बेसिक लेवल पे हमें बताया गया कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। क्योंकि सोच के देखो, अगर हम ही होते हम क्या करते। तो उन लोगों ने क्या करा, ऑन द बेसिस ऑफ साउंड पता किया कि मेटल क्या होगा और नॉन मेटल क्या होगा। जैसे हाथ में मान लो मेरे डंडा है, डंडा यहाँ पे है नहीं है, कोई बात नहीं, और इस डंडे को ऐसे लेते चलते चलेगा, टक 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 टक। अब चीजों पे मारते गए तो जहां पे कैसी आवाज आई, जहां पे आई टन टन आवाज। कैसी आई बेटा, टन टन आवाज, है ना। तो जहां पे टन टन आवाज आई उन्होंने बोला ये मेटल है। और जहां पे टक टक आवाज आई, कैसी आई, टक टक, तो जहां पे टक टक आवाज आई उसे क्या बोला, वो क्या है तुम्हारे पास, नॉन मेटल है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। लेकिन ये आज की कहानी नहीं है, ये कहानी है तब की जब हमें कुछ भी नहीं मालूम था मेटल और नॉन मेटल के बारे में, है ना। तो जहां टन टन आवाज आई उसे क्या कहा गया, उसे कहा गया मेटल। और जहां पे टक टक आवाज आई उसे कहा गया नॉन मेटल। सोच के देखो, इतने बेसिक लेवल से शुरुआत हुई है इस चैप्टर की, ठीक है ना। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ा, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ी, तो हमें और रियलाइज़ हुआ कि अच्छा मेटल ऐसे होते हैं, मेटल वैसे होते हैं, मेटल सोनरस होते हैं, मेटल डक्टाइल्स होते हैं, मेलिएबल होते हैं। इन सारे शब्द को एक एक करके हम डिटेल से समझेंगे। आप लोग जल्दी से आ जाओ फटाफट पूरी एनर्जी के साथ। आज संडे है और संडे को तुम्हारे हिमांशु सर आ चुके हैं स्टूडियो में तुम्हें ये चैप्टर पढ़ाने के लिए। आराम से नाश्ता वास्ता करके तारक मेहता लगा के देखो, बढ़िया, मतलब तारक मेहता देखने के बाद फिर आप पढ़ो इस चैप्टर को बढ़िया से, ठीक है ना। चले आगे हम लोग, चलो यार चैप्टर की करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहली बात तो वही है कि भैया ये आया कहां से। तो वही हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द मैटर। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैटर किससे मिलके बनता है। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, है ना। फिर एटम के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी। एटम्स क्या होते हैं, एटम एक ऐसा इंडिविजुअल पार्टिकल है जिसे हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, बट हमें पता चला बाद में कि यार एटम तो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिन्हें हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। फिर उसका चार्ज, मास, ये सब मैं आपको डिटेल से लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। तो देखो, ठीक है, सबसे पहले अगर एक बार मैं फिर से बता दूं कि भैया मैटर क्या होता है, तो हमारे अराउंड जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो सब क्या है, मैटर है। जो भी ऐसी चीज़ें जिनमें थोड़ा बहुत वेट है, जो जगह घेरते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। मैटर जो होता है वो स्मॉलेस्ट, छोटे छोटे पार्टिकल एटम से मिलके बनता है। मॉलिक्यूल्स, एटम आप जानते हो, है ना। और ये एटम क्या है, तो बेटा एटम एक स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल होता है जिसे हम एसटीएम से देख सकते हैं। एसटीएम क्या होता है बेटा, एसटीएम एक माइक्रोस्कोप है जिसका नाम होता है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एसटीएम क्या है, दिस इज स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, इससे हम लोग एटम को देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर हमें एटम की स्ट्रक्चर पता चली। अब देखो यार, हमें पता है कि मैटर कितने टाइप के होते हैं। मैटर 2 टाइप के होते हैं। एक हमारे क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, और एक हमारे पास मिक्सचर्स होते हैं। अब प्योर सब्सटेंसेस 2 टाइप के हो गए, कौन कौन से, एक तो हो गए एलिमेंट, एक हो गया हमारे पास कंपाउंड। एलिमेंट जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से या पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, है ना, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा, एलिमेंट्स के अंदर ये क्या लिख दिया इन्होंने
यहाँ पे बेटा ये थोड़ा सा शायद मिस प्रिंट हो गया, एलिमेंट के अंदर आप लिख देना 3 चीज़ें, मेटल हो गया हमारे पास, है ना, फिर दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा अपने पास, दूसरे नंबर पे आ जाएगा नॉन मेटल हो गया, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा अपने पास मेटलॉइड। ठीक है, तो फिलहाल आज के चैप्टर में ना हमें होमोजीनियस पढ़ना है, ना हमें हेट्रोजीनियस पढ़ना है, ना हमें सॉल्यूशन पढ़ना है, ना हमें ये एलिमेंट्स, तो इधर लिख दिया, पता नहीं क्या थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, डोंट वरी। इधर देखो, हम लोगों को सिर्फ इन दोनों टॉपिक को डिटेल से पढ़ना है कि भैया बताओ मेटल क्या होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल को लेकर हम लोग एक डिटेल लेक्चर आज पढ़ने जा रहे हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, ये मैंने क्या बनाया है, दिस इज मैटर किससे मिलकर बना है, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स जिन्हें हम एटम कहते हैं। एटम को देख किससे सकते हैं, तो भैया एसटीएम से देख सकते हैं। एसटीएम क्या है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, ठीक है, और इसके डेप्थ में जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। अब देखो, अब आते हैं हम लोग कि व्हाट इज अ मेटल, मेटल क्या होता है। तो देखो, इसकी दो डेफिनेशन हो सकती हैं, एक आपके सामने लिखी हुई है कि अ टाइप ऑफ सॉलिड सब्सटेंस दैट इज यूजुअली हार्ड, कैसे होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, एंड दैट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन ट्रेवल थ्रू इट, है ना, मतलब इनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रेवल कर सकती है। एक तो डेफिनेशन ये, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, है ना, मतलब कि क्या करते हैं यार, एमिशन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। तो दो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ रखा है कि जो भी जनरली मेटल्स होते हैं, मेटल्स वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैसे आती है उनके अंदर, इलेक्ट्रॉन को निकाल के। तो मेटल्स ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स निकाले, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बनेगा, आयन बनेगा। और कौन सा आयन बनेगा आपको पता है, अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कैटायन का ही फॉर्मेशन होगा, है ना, कैटायन बन गया। और बताओ, तो देखो, जो भी तुम्हारे पास मेटल्स हैं वो क्या करेंगे, मेटल जनरली वो भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन करते हैं और अपने आप को कैटायंस में कन्वर्ट कर देते हैं, या पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इससे बोलो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि जो हमारे पास मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम को आप कैसे लिखते हो, 2,8,1। अब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि भैया कोई भी एलिमेंट जो है ना वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। क्यों पूरा करना चाहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक ग्रुप है जिसका नाम है ग्रुप नंबर 18, और इसमें कुछ गैसेज हैं। कौन सी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। एक बार डिटेल से समझो, थोड़ा सा डेप्थ में बातें समझो। देखो यार, तो ग्रुप नंबर 18 की इन गैसेस को हम क्या कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ रखा है, क्या कहते हैं, इनर्ट गैसेस, या फिर क्या कहते हैं, नोबल गैसेस। बोलो जल्दी, क्या कहते हैं, इनर्ट कहते हैं कि नोबल कहते हैं, या दोनों कहते हैं, है ना। तो यार मैं तुम्हें सही बताऊं, तुम्हें तो यही पढ़ाया जाता है कि इन्हें इनर्ट गैस भी कहते हैं, इन्हें नोबल गैस भी कहते हैं, बट मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, देखो यार, इनर्ट गैस बेटा सिर्फ स्टार्टिंग की 3 गैसेस को ही बोला जाता है ना। इनर्ट वर्ड सिर्फ आप इनके लिए ही यूज करें तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। इनर्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, इनर्ट वर्ड का मतलब होता है जो किसी से भी रिएक्शन ना करे, नॉन रिएक्टिव कोई हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट बोलते हैं। तो आज तक नेचर में ना तो हीलियम का कंपाउंड पाया गया है, ना ही नियॉन का, ना ही आर्गन का। तो इन्हीं 3 गैसेस को हम इनर्ट कह सकते हैं। बाकी सारी गैसेस को हम कहते हैं कि ये भैया नोबल गैसेस हैं। कैसी गैसेस है बेटा, नोबल गैसेस हैं। और नोबल गैसेस वर्ड यूज करा गया है क्योंकि भैया इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट का मतलब ये हुआ कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हीलियम इकलौता ऐसा नोबल गैस है जिसके पास 8 नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो बाकी सबका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जबकि हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है। तो अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। अब ऐसा होने पे हुआ क्या, जब इन गैसेस को देखा गया तो या तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है। बाकी सारी गैसेस का क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। और ऐसा होने पे ये सारी गैसेस स्टेबल दिखी। मेरी बात समझ पा रहे हो। अगर आपसे कोई कल को पूछ देता है कि भैया सोडियम अपना ये इलेक्ट्रॉन क्यों निकाले, ना निकाले, ऐसे ही रहे, क्या फर्क पड़ता है, तो आपको बताना है क्योंकि सोडियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। सोडियम अपना ऑक्टेट क्यों कंप्लीट करना चाहता है, क्योंकि ग्रुप नंबर 18 में कुछ गैसेस हैं, कौन कौन से, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इनका या तो ऑक्टेट कंप्लीट है या तो इनका ड्यूप्लेट कंप्लीट है। ड्यूप्लेट किसका कंप्लीट है, हीलियम का। बाकी सबका क्या कंप्लीट है, ऑक्टेट। और ऐसा होने की वजह से ये जो नोबल गैसेस है ये कैसी देखी गई नेचर में, स्टेबल। कैसी देखी गई बेटा, स्टेबल। स्टेबिलिटी समझते हो, तुम पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे हो यार, एक बार बताओ। अगर तुम पढ़ाई लिखाई ना करो क्या कर लेगा कोई, है, क्या फर्क पड़ता है।
तुम पढ़ाई लिखाई इसीलिए तो कर रहे हो सो दैट तुम आगे जाके या तो कोई बढ़िया सा बिजनेस अपना स्टार्ट करो, या तो कोई बढ़िया सी तुम्हें जॉब मिल जाए, आईआईटी करो या फिर नीट करो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, पैसे चाहो, है ना, उसी को तो एक स्टेबल लाइफ कहा जाएगा। बट व्हाट इफ कि तुमने पढ़ाई नहीं करी और तुम्हें एक अंडे का ठेला लगाना पड़ गया, तो क्या उसे कोई स्टेबल लाइफ कही जाएगी? मतलब वो लोग भी काम कर रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन एजुकेशन का फिर क्या महत्व रह जाएगा, है ना, कि आप हम लोग जो एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम अपने आप को स्टेबल देखना चाहते हैं, और स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि हमारे पास अच्छी अर्निंग आ रही है, हमारे पास कार है, घर है, पैसा है, इसी को आज के डेफिनेशन में स्टेबल, और आप हेल्दी होने चाहिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी बोलते हैं। तो भैया सीधी सी बात है, इसे भी चाहिए हेल्दीनेस, है ना, ये भी चाहता है कि इसके पास पैसा आए, लोग जुड़े, इससे सब कुछ हो, और इसे स्टेबल होने के लिए क्या करना है, या तो अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं या तो 8 रखने हैं। तो एक बात बताओ, 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए क्या करें? देखो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले या इस 1 इलेक्ट्रॉन को उसे दे दे। तो क्या ज्यादा आसान है? कबड्डी देखो, कबड्डी 7 लोग इधर खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 और एक इधर है। अब वो बात अलग है कि दारा सिंह हो जाए भाई साहब, तो एक अलग चीज है, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है कि हाँ भाई इस एक के इधर आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि 7 मिलके क्या करेंगे, उसे इधर अपनी तरफ खींच लेंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है ना। तो पहली बात तो आप ये समझो कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि कोई भी एलिमेंट रिएक्शन कर ही क्यों रहा है, या फिर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्यों लॉस कर रहा है या क्यों इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो फॉर द स्टेबिलिटी, बस आपके पास एक लौता यही आंसर होना चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया मेटल इलेक्ट्रॉन क्यों लॉस करते हैं या नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करते हैं, तो उसका आंसर क्या है, फॉर द स्टेबिलिटी। और कौन स्टेबल है? तो नोबल गैसेस स्टेबल है। नोबल गैसेस स्टेबल क्यों है? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन है या तो 2 इलेक्ट्रॉन है। एक और बात मैंने अभी आपको बताया कि बेटा ग्रुप नंबर 18 की सारी गैसेस को अपन क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं, लेकिन इनर्ट वर्ड सिर्फ 3 के लिए ही यूज करो तो ज्यादा बेटर है। कौन कौन सा? हीलियम, नियॉन और आर्गन, क्योंकि आज तक इन्हीं का कोई भी कंपाउंड नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने किसी रिएक्शन करी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं इनर्ट मेटल क्या होते हैं, जल्दी बताओ। अगर मैं आपको एक और वर्ड दे दूं कि बेटा बताओ इनर्ट मेटल क्या होते हैं, इनर्ट मेटल बताओ, ऐसे कौन से मेटल हैं जो इनर्ट हैं, तो आप कहोगे सर ये तो आपने बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ दिया। सोच के देखो ऐसे कौन से मेटल हैं जो इनर्ट हैं। अच्छा सोच के ये देखो ऐसे कौन से मेटल हैं जो बहुत महंगे मिलते हैं मार्केट में। सोचो, अब बताओ, अब तो हिंट दे दी मैंने। तो देखो यार, एक तो ये देखो, ये क्या है, ये गोल्ड है ना। तो तुमने अपने घर में देखो, मम्मी पापा को देखो, गोल्ड पहन रखा होगा उन्होंने। गोल्ड मार्केट में महंगा मिलता है या ऐसे सस्ता मिलने के ले जाओ भैया 10 रुपए किलो, 12 रुपए, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, गोल्ड बहुत महंगा। और क्या महंगा है बताना जरा? प्लेटिनम बहुत ज्यादा महंगा है। और क्या महंगा है? सिल्वर भी महंगा ही है। हाँ, लेकिन हम ऐसा बोलते हैं कि जो हमारे पास गोल्ड होता है और जो हमारे पास प्लेटिनम होता है, ये तो हमारे क्या होते हैं, इनर्ट मेटल होते हैं, जबकि सिल्वर हमारा एक्टिव मेटल होता है, क्योंकि सिल्वर जो है वो रिएक्शन कर लेता है कहीं ना कहीं। तो आप अगर आपसे पूछा जाए इनर्ट मेटल कौन से हैं, तो आप कहोगे एक तो सर हमारे पास गोल्ड है और एक कौन सा, प्लेटिनम है। तो गोल्ड और प्लेटिनम यार ये तभी तो इतने एक्सपेंसिव है, क्यों नहीं समझ रहे हो? अगर मान लो कोई लड़का है जिसका नाम है रोहन, है ना, अब रोहन की दादी ने उसे गोल्ड की चेन दी, सोने की चेन दी। अब रोहन की दादी ने सोने की चेन किसे दी? रोहन को। रोहन बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए, रोहन ने वो चेन अपने बच्चे को दी, उसके बच्चे ने अपने बच्चे को दी। तो क्या वो सोने की चेन खराब हो जाएगी? आंसर बताओ, क्या वो सोने की चेन खराब हो जाएगी? तो आंसर है बेटा नहीं खराब होगी, गंदी हो सकती है, उसे आप सॉफ्ट एसिड या बेस से धुल दोगे तो वो साफ हो जाएगी। लेकिन क्या तुम ये सोचो कि रोहन की दादी ने दी थी रोहन को, रोहन ने दी अपने बच्चे को, उसके बच्चे ने दी अपने बच्चे, यानी कि 3 पीढ़ी में चली गई वो चेन, बट स्टिल वो लोहे की चेन, सॉरी सोने की चेन सोने की ही रहेगी, खराब नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर मैंने अभी शब्द जो बोला, अगर लोहे की चेन दी होती रोहन को उसकी दादी ने कि ले बेटा मैं तेरे लिए जंजीर लेके आई हूं भैंस वाली, पहन के घूम, तो क्या वो इतने आगे पीढ़ी तक जा पाती? आप कहोगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि भैया जो लोहा है उसमें तो रस्टिंग हो जाती है, वो तो रिएक्ट कर जाता है। तो ध्यान रखना, इनर्ट वर्ड का मतलब होता है जो नॉन रिएक्टिव होते हैं, जो किसी से रिएक्शन नहीं करते। सिंपली कौन कौन सा हो गया? गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया। सिल्वर आपका इनर्ट मेटल नहीं होता। अभी आपको आगे वाली क्लासेस में बढ़ोगे, जब 11वीं में आओगे तो पता चलेगा, क्योंकि यार सिल्वर जो है वो एक एक्टिव मेटल बोला जाता है, मतलब वो रिएक्शन कर लेता है, ऑक्साइड की लेयर वगैरह उस पर आ जाती है, काला पड़ जाता है ना। फिलहाल अब मुझे एक बात बताओ, हम लोग अपने वापस आते हैं। मैंने कहा ये एक मेटल है सोडियम, अभी मैं बता रहा हूँ मेटल है, तुम कैसे जानोगे
मेटल है? क्योंकि देखो यार, अगर इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। ऑक्टेट क्यों कंप्लीट करना, वो क्लियर है नहीं? बताओ। ठीक है, तो आप कहोगे सर 1 इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है। अगर किसी भी एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन को लॉस करा या किसी को दे दिया तो बेटा उस पर कैसा चार्ज जनरेट होता है? पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। जितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतने ही पॉजिटिव चार्ज। अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 1 पॉजिटिव, यहां पे अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है 2 पॉजिटिव आता। समझ गए मेरी बात? अच्छा, अब नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन मेटल वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। देखो इधर, तो 2,8,7, मेरी बात सुनते रहना। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है देख के बताना जरा। क्लोरीन के, तो आप कहोगे सर 7 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। अब जरा कंडीशन को रिवर्स करो, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से खींचना ज्यादा आसान है या 7 दे देना ज्यादा आसान है? 1 इलेक्ट्रॉन खींचना ज्यादा इजी है। तो क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। मान लो सोडियम से ही ले लिया इसने, तो जब लिया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज जनरेट होगा? निगेटिव। तो आपको दो बातें ध्यान में रखनी है कि दो टाइप के आयंस होते हैं, एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। कैटायन आर दोस्त जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और एनायन उसे कहते हैं जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है। और ये निगेटिव पॉजिटिव आता कैसे है? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस किया जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो फिर से मैं बताता हूं, मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, है ना, तुम डोनेशन तब कर पाओगे जब तुम्हारे पास पैसे होंगे। तुम्हारे पास खुद ही नहीं है पैसे, तुम कहां से डोनेट करोगे? तो इसका मतलब ये अगर इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की रिचनेस है, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जनरली ये कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो आप नॉन मेटल और मेटल को ऐसे भी याद रखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे वो मेटल, जो इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे वो नॉन मेटल। क्या इतनी बात क्लियर है? बाकी हाँ, ये डेफिनेशन भी आप पढ़ोगे कि अ टाइप ऑफ सॉलिड सब्सटेंस दैट इज यूजुअली हार्ड होते हैं, जनरली जो शाइनी होते हैं, एंड दैट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन ट्रेवल थ्रू। भैया एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के लिए 2 ही चीजें चाहिए, एक तो जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो और दूसरे जिनके पास फ्री आयंस हो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास वाटर है, एसिड बेस में भी आपने पढ़ा था, अगर मेरे पास प्योर वाटर है, क्या है बेटा? मान लो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर प्योर वाटर है, प्योर वाटर है। ठीक है, तो क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी? बताओ। अगर मेरे पास प्योर वाटर है तो क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी? तो आंसर है इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। मेरी बात सुनना, प्योर वाटर का मतलब जो वाटर लैब में बनाया जाता है, या फिर आजकल तो आरओ में भी है, बट आरओ में एग्जैक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि यार आजकल आरओ में भी मिनरल्स ऐड किए जाते हैं तो उसमें सॉल्ट कहीं ना कहीं होता है। प्योर वाटर का मतलब जो लैब में वाटर है, तो उसमें तुम अगर इलेक्ट्रिसिटी तार डाल दो तो क्या इसमें करंट लगेगा? तो आंसर है नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? करके मत देख लेना भैया, रह जाओगे उसी में। पहले पूरी बात सुन लो, हमारे घरों में नहीं होता प्योर वाटर। समझ में आई बात? तुम कहोगे हम लोग इम्प्योर वाटर पी रहे हैं। हाँ भैया, पी रहे हैं इम्प्योर वाटर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। प्योर वाटर का मतलब जो लैब में बनाया जाता है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। तो मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करती? क्योंकि ना तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ना ही इसके पास फ्री आयंस हैं। इन दोनों का होना जरूरी है, ये दोनों ही नहीं होते हैं इसके पास। तो ये बात ध्यान रखना। तो वही है कि मेटल्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को ट्रेवल करा देते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? Non-metals are those which lack all the metallic attributes. They are good insulator of heat and electricity. तो ये इंसुलेटर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, है ना। और जो प्रॉपर्टी मेटल है उसका जस्ट आप अपोजिट कर दो, लेकिन आपको 1-2 एक्सेप्शन भी मिल जाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप ऐसे भी याद रखोगे 2 डेफिनेशन, और ऐसे भी याद रखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे मेटल, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे नॉन मेटल। एक और बात, अगर ये इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं तो इनके पास कैसा नेचर आएगा? तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। डोनेशन देके तुम क्या काम, पॉजिटिव काम कर रहे हो ना। तो जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे वो पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर किसका होता है? मेटल्स का। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं वो कैसे होते हैं? इलेक्ट्रो निगेटिव नेचर के होते हैं। ठीक है ना? क्या इतनी बात क्लियर है? क्या हम लोग आगे चल सकते हैं बेटा? ठीक है, तो देखो इतना करने के बाद अब हम लोग चलते हैं आगे। चलें आगे, चलो आगे। ठीक है, देखो अगला, अब बात करते हैं हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की। भैया कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और नॉन मेटल की। मैं आपको बता दूं इस चैप्टर से, यार ये वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है ना। इस पेन को थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा जो आपको दिखे, तो मैं इसे ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा क्या बहुत ही ज्यादा। मैं 3 स्टार बना देता हूँ ये टॉपिक, सॉरी, है ना। तो देखो क्या, अगर हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, तो देखो मेटल्स की प्रॉपर्टीज एक बार देखनी अपने को, एक बार हमें नॉन मेटल्स की। और अगर आप इन्हें साथ में नोट करते जाओगे तो बहुत ही अच्छा है। क्या ये दिख रहा है? एक बार मैं देख लेता हूँ क्या ये क्लियर है, विजिबल है? मेरे हिसाब से तो दिखना चाहिए आपको, नहीं तो आप थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करोगे तो आपको दिख जाएगा। देखो यार, फिजिकल स्टेट की अगर बात करें
तो लिखा हुआ है कि मेटल्स क्या होते हैं, आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जनरली बोल रहा हूं क्यों, क्योंकि एक दो एक्सेप्शन भी भैया आ ही जाते हैं। एक्सेप्शन का मतलब समझते हो, एक्सेप्शन का मतलब 4 लोग वही काम कर रहे हैं, 5वां नहीं कर रहा है। एक्सेप्शन का मतलब वो चीज हो गई कि जैसे मैंने बोला कि इस क्लास में जैसे मान लो 10 बच्चे बैठे फॉर एग्जांपल, और मैं कह रहा हूं कि 10 को पढ़ना है, सब पढ़ने वाले बच्चे सब बढ़िया है, लेकिन 9 पढ़ रहे हैं, एक शरारत दे रहा है, वो नहीं पढ़ाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा। आए क्यों हो, पढ़ने नहीं पढ़ रहे हो तो एक्सेप्शन ही तो हो गया। तो वही वाली बात है कि जो सारे एक जैसा काम कर रहे हैं बट एक कुछ अलग करके दिखा रहा है ना, वो क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। अब वो अच्छे में भी हो सकता है, बुरे में भी हो सकता है। फिलहाल मैं क्या बोल रहा हूं, मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, जनरली सॉलिड होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, तो नॉन मेटल लिखा हुआ है जनरली एग्जिस्ट एज सॉलिड एंड गैसेस। ठीक है ना, तो जनरली क्या है कि जो तुम्हारे नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड और गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम इन केस ऑफ मेटल्स, कि जितने मेटल्स हैं वैसे तो वो क्या है, सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जो तुम्हारे पास मरकरी होता है और जो गैलियम होता है बेटा, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। अगर तुम इसे हाथ पे डालोगे तो लिक्विड की तरह ऐसे हाथ पे तुम्हारे तैरेगा, मतलब ऐसे ऐसे करके, समझ रहे हो ना, तैरेगा नहीं मतलब तुम तैरोगे, अरे मतलब जो भी है यार, ठीक है। तो मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एक्सेप्शन में क्या याद रखोगे, एक गैलियम हो गया और एक मरकरी, ये रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। अच्छा अब सुनो, नॉन मेटल जनरली क्या कह रहा है कि सॉलिड होंगे और गैसेस होंगे। ब्रोमीन तुम्हारा क्या हो सकता है, ब्रोमीन वाटर होता है, ध्यान रखना, ब्रोमीन वाटर का मतलब लिक्विड होता है। तो ब्रोमीन जो है, अब नॉन मेटल क्या होते हैं, जनरली कह रहा है नॉन मेटल या तो सॉलिड होंगे या तो गैसेस होंगे, लेकिन ब्रोमीन किस फॉर्म में पाया जाता है, ब्रोमीन पाया जाता है लिक्विड की फॉर्म में एट रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो। ठीक है, चलो और अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो कह रहा मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक बात बताओ, जो चीज हार्ड है, टफ है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। अगर मैं तुमसे कहूं कि एक भगोने में पानी गर्म करो और उसमें तुम पिसी हुई जो पाउडर वाली शक्कर आती है, चीनी आती है, उसे तुम डालो, वो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन क्रिस्टल वाली डालो तो क्रिस्टल वाली में क्या है, साइज एक तो बड़ा है, बॉन्डिंग थोड़ी टफ है, तो क्या उसे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, ये डिसॉल्व होने में, डिसॉल्व तो वो भी हो जाएगी बट थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मान लो उसमें मैंने क्या करा, मैंने लोहे के पीस थोड़े थोड़े ऐसे कीले डाल दी लोहे की, वो गल जाएंगे क्या, उसमें नहीं गलेंगे ऑब्वियसली। लेकिन क्या गलेगा ही नहीं लोहा, तो आंसर है नहीं यार, 1400-1500 डिग्री सेल्सियस पे तो वो भी मेल्ट होने लग जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो चीज हार्ड है, जो टफ है, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है ना, वही लिखा हुआ है कि मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन देखो अगेन वही लिखा हुआ है, एक्सेप्ट कौन कौन, गैलियम और सीजियम, है ना। देखो सीजियम का होता है फर्स्ट ग्रुप, देखो फर्स्ट ग्रुप कैसे याद करते हो, हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप। ठीक है ना, सही से लिखता हूं। अगर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं याद है तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बता दो, मैं तुम लोगों को सिखा दूं। हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप, ठीक है ना। तो यही होता है बेटा सीजियम, इस सीजियम की बात कर रहे हैं ना, इसे बोलते हैं सीजियम। ठीक है, ध्यान रखना फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। तो कह रहे हैं कि जितने भी अपने पास मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, लेकिन गैलियम का और सीजियम का नहीं होता। नॉन मेटल्स क्या कह रहे हैं कि नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब आपको पता होना चाहिए कि डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये आपका क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन डायमंड तो बहुत हार्ड होता है ना, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो नहीं होगा। तो वही एक्सेप्शन में आपको याद रखना है कि यहाँ पे कौन एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक्सेप्शन है अपना डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट जो होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कैसा रहेगा, लो तो नहीं होगा। डेंसिटी की बात करें तो भैया मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है, जनरली हाई होती है। डेंसिटी मतलब समझते हो, घनत्व, यानी कि कितना भारी, ऐसे समझो कितना भारी कितना हल्का, उसे कहते हैं डेंसिटी। कोई जो जैसे लोहा बहुत भारी है तो ज़्यादा डेंस है, और फोम ले लो, फोम कैसा होता है, हल्का होता है, लेस डेंस होता है, ऐसे समझो, है ना, कि डेंसिटी क्या है, जनरली हाई होती है, इनकी डेंसिटी क्या होती है, जनरली लो होती है। मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की बात करते हैं। पहली बात तो ये दो शब्द समझो, मेलिएबल और डक्टाइल का मतलब क्या होता है। डक्टाइल का मतलब होता है कि अगर आपने किसी भी मेटल को पीट के थिन वायर में कन्वर्ट कर दिया, वायर का मतलब तार में, है ना, कि आपने क्या करा, किसी मेटल को पीट पीट के थिन वायर में कन्वर्ट कर दिया, उसे कहते हैं उसकी डक्टिलिटी। और अगर आपने उसे पीट पीट के थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया, जैसे एल्यूमिनियम की शीट, घरों में वगैरह में एल्यूमिनियम की और काय की शीट होती है यार, शीट तो पता ही है ना तुम लोगों को यार, ठीक है। तो मेलिएबल का मतलब है कि आपने पीट पीट के उसे थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया। डक्टिलिटी का मतलब हो गया आपने पीट पीट के उसे थिन वायर में कंप्लीट कर दिया, मतलब पिरो दिया, ठीक है। और अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की तो नाइदर मेलिएबल नॉन डक्टाइल, ना तो मेलिएबल है ना तो डक्टाइल है। इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो पढ़ ही चुके हो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की जो मेटल होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन जो तुम्हारे पास नॉन मेटल है जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन लिखा हुआ है एक्सेप्ट ग्रेफाइट, इससे बच के रहियो, ठीक है। ग्रेफाइट जो है वो नहीं होता पुअर कंडक्टर, ठीक है।
लस्ट्रस होते हैं बेटा जो तुम्हारे पास मेटल्स हैं जनरली शाइनी होते हैं, चमकते रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो तुम्हारे पास नॉन मेटल्स हैं जनरली वो शाइनी नहीं होते। लेकिन क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट क्या लिखा हुआ, आयोडीन। I2 से बच के रहना, ये चमकता है बेटा, ठीक है ना, आयोडीन। फिर सोनरस साउंड, सोनरस साउंड का मतलब होता है मेटेलिक साउंड। जो मेटल्स होते हैं वो कैसा साउंड देते हैं, सोनरस साउंड देते हैं। गिव सोनरस साउंड व्हेन स्ट्रक, है ना, टकराने पे कैसा साउंड देंगे, सोनरस मेटेलिक साउंड देंगे, और ये नहीं देंगे बेटा, ठीक है। अच्छा अगला पढ़ो। हार्डनेस की बात करें तो जनरली हार्ड, जनरली क्या होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं। लेकिन एक्सेप्ट लिखा हुआ है कौन, सोडियम और पोटेशियम। इधर देख लो, ये रहे दोनों सोडियम पोटेशियम, ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें तुम नाइफ से कट कर सकते हो, है ना, क्या कर सकते हो, नाइफ से कट कर सकते हो। इतने ज़्यादा ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। कभी लैब में अगर गए होगे तो तुमने देखा होगा जो वो होता है केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल के अंदर सोडियम डुबो के रखा जाता है। क्यों, क्योंकि बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, एयर से रिएक्शन करके आग लग जाती है उसमें, ठीक है। थॉमस अल्वा एडिशन वाली कहानी सुनी है कि तुम लोग के किस किताब में होगी यार, पता नहीं, इंग्लिश में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि थॉमस अल्वा एडिशन जो थे वो एक ट्रेन के पीछे वाला, जो सबसे पीछे लास्ट वाली बोगी नहीं होती है, छोटा सा रूम होता है कंपार्टमेंट टाइप का, तो उसमें उन्हें जगह मिल गई थी रहने के लिए, तो वो उसी में रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, वो एक्सपेरिमेंट कुछ कर रहे थे, तो उनका जो सोडियम था वो रखा हुआ था, तो सोडियम उस बॉटल से गिर गया, गिरने की वजह से क्या हुआ, उसमें आग लग गई, फिर उन्हें वहां से निकाल दिया गया था। वो पढ़ना तुम लोगों ने पढ़ा होगा। फिलहाल तो ध्यान रखना, सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होते हैं टूवर्ड्स द ऑक्सीजन एंड वाटर, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव नेचर के होते हैं, ठीक है ना। लेकिन एट द सेम टाइम सॉफ्ट भी बहुत है, बहुत प्यार से आप इन्हें काट सकते हो, ऐसे करके काट काट काट, ठीक है। फिलहाल ये वाली कंडीशंस हम लोगों की कंप्लीट हो गई हैं, हम लोग चलते हैं आगे। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको भी आनी चाहिए, तो मैं इन्हें एक बार यहाँ से हटा देता हूँ सो दैट आप इसे कायदे से अच्छे से नोट कर पाओ, ठीक है। और बताओ यार, तुम लोग क्या करते हो संडे को, बताओ यार, कुछ तो बताओ, ठीक है। चलो इतना करने के बाद हम लोग चलते हैं आगे। हाँ, अब देखो यार, कह रहा है एक्सेप्शनल फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ देख लो, अलग से कुछ हाईलाइटेड है, वैसे तो वहां पे मैंने आपको पढ़ा दी है, तो ये भी अच्छी बात है, यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है, आप इसे नोट कर लोगे कि जनरली मैंने क्या बताया, मेटल्स क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं। लेकिन लेड, यहाँ पे लिखा हुआ है लेड जो है इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। लेड क्या है, एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। सारे मेटल कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन Hg क्या है, लिक्विड है, और ये भी क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट का। सोडियम, पोटेशियम, गैलियम एंड सीजियम, है ना, इन चारों को देख लो, ये चारों देख लो एक बार, ये यहां से लेके यहां तक क्या है, आर वेरी सॉफ्ट मेटल एंड गैलियम और सीजियम कह रहा है मेल्ट ऑन द पाम। मैंने बताया ना, हथेली पर रखोगे तो क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, इतने ज्यादा ये सॉफ्ट हैं कि चलो सोडियम पोटेशियम को तो तुम भी नाइफ से काट सकते हो, अगर जैसे लोहे की सरिया है, तुम चाकू से काट लो क्या, नहीं काट पाओगे। लेकिन सोडियम पोटेशियम को तुम चाकू से कट कर सकते हो। लेकिन लिखा हुआ है कि जो तुम्हारे पास सीजियम और गैलियम है, इन्हें अगर तुम हथेली पे अपनी रखोगे तो ये क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। सिमिलरली नॉन मेटल्स का देख लो कि ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट जो है वो एक नॉन मेटल है बट तब भी इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। फिर आयोडीन एंड ग्रेफाइट आर लस्ट्रस, जो आयोडीन होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं, लस्ट्रस मतलब कि शाइनी होते हैं थोड़े से। डायमंड इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सबसे कठोर, सबसे हार्ड चीज क्या है, वैसे तो वो है नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होता है, जनरली हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन डायमंड से बात करो जरा एक बार, डायमंड से ज्यादा कुछ हार्ड है क्या। आप लोगों को पता होगा कि जो ग्लास होता है ना, ग्लास का मतलब कांच जो होता है, कांच है ना, उसे कट करने के लिए जो मशीन यूज होती है उसमें भी सबसे आगे डायमंड को ही लगाया जाता है ना, उसी से कट करते हैं हम लोग। फिलहाल इतना जल्दी से आप नोट करो, मैं थोड़ा सा पानी और पी लेता हूं, फिर आगे चले हम लोग, ठीक है। पानी पीते रहो आप लोग भी, हाइड्रेटेड रहो भाई। चलो इतना करने के बाद अब देखो यार, ये रिएक्टिविटी सीरीज वैसे तो मैं आपको याद करवा रखी थी, एक बार फिर से पढ़ लो। रिएक्टिविटी सीरीज का काम क्या है, देखो पहली बात तो हाइड्रोजन से नीचे के जितने भी मेटल हैं ये कैसे हैं, ये नॉन रिएक्टिव हैं, है ना, ये कह दो ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव हैं। जबकि इससे ऊपर के जितने भी आप मेटल देख रहे हो, एलिमेंट देख रहे हो, तो मेटल्स मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये सारे क्या हैं, ज्यादा हाइड्रोजन से रिएक्टिव हैं। मैंने बताया था इन्हें याद करने की तरीका क्या है, देखो कैसे कैसे एक बार फिर से सुन लो, और ये जस्ट एक तरीका है, इसे आप प्लीज अपने दिल दिमाग पे मना लें कि सर तो ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छा मैं पीछे वाली लाइट बंद करता हूँ, कुछ ज्यादा ही चमक आ रही है, एक सेकेंड रुकना यार। हाँ अब सही लग रहा होगा, अब ठीक है, शेडो पड़ रही थी। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि देखो यार, ये ट्रिक याद करो। क्या याद करोगे, कैटरीना ने कार मांगी, ये बैरियम कहां से आ गया यहाँ पे, इसे हटा दो, हमें काम करनी है। कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, ठीक है, ये पूरी लिख दी क्या यार, अपने को इतनी नहीं चाहिए, इधर देखो हमें बस इतनी चाहिए। कैटरीना ने कार मांगी, देन उसके बाद आता है अपने पास अल्टो जेन
फरारी, ठीक है ना। फिर उसके बाद कौन सा है, फिर भी लेड ले लो, फिर भी हाई मतलब कि हाइड्रोजन क्यों मिली, यानी कि कॉपर, उसके नीचे कौन है, Hg है, क्यों मिली, सिल्वर, सिल्वर का मतलब Ag और D। इतना आपको याद रखना है। ये रहा हाइड्रोजन, ये उससे नीचे के एलिमेंट और ये उससे ऊपर के एलिमेंट। ये हाइड्रोजन से ऊपर के जो है मोर रिएक्टिव है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है अपने पास, मोर रिएक्टिव है। ये पूरी मत याद करना, जितना मैंने लिखा था याद रखो, इससे अपना काम हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं अपने पास लेस रिएक्टिव। किसी को याद है तो ये नहीं हो भूल जाओ, मतलब एक बात बता रहा हूँ कि उसकी जरूरत ही नहीं है, लेस रिएक्टिव। और आपको पता है ये लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव इसका हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है ना, ये हम लास्ट क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है 0, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक। तो हाइड्रोजन से ऊपर के जितने भी एलिमेंट है वो ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, उसके नीचे के लेस रिएक्टिव है। अब देखो इनका ना तुम यूज करोगे अभी कैसे, जब आप इनकी मेटल की रिएक्शन कराओगे। क्या आपने एक मेटल की रिएक्शन किसी के सॉल्ट से कराई तो उसे डिस्प्लेस कर पा रहा है, आपने पढ़ा करा डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके अंदर हम लोग करेंगे। या फिर हम लोग करेंगे कि वाटर से रिएक्शन कराने पे क्या होता है, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराने पे क्या होता है, वो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे डिटेल से। तो अगर आपको ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इतना देखो बस यहाँ तक याद करो। क्या यहाँ पे लिख भी लो चाहो तो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं लिखूंगा नहीं। देखो इधर, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली, मरकरी को मिली ऐसे बोल दो, है ना, मरकरी क्यों मिली। Ag क्या होता है, सिल्वर, सिल्वर गोल्ड, सिल्वर ऑडी, Au क्या होता है, ऑडी, है ना, Au का मतलब वैसे तो गोल्ड। तो इतना आप लिखो, फिर हम लोग और आगे चले, ये आपको याद होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है बेटा। चले आगे, क्या चलते हैं आगे। देखो क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि रिवर्स ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। पहले तो देखो रिएक्शन क्या दे रखी है, रिएक्शन दे रखी है कि जिंक सॉलिड जो है उसे डिप करा गया है किसमें, कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है ना बेटा, कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में। और बनेगा क्या, अब आपको पता है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो अगर इसका सॉल्ट है, मतलब ये ऐसी रिएक्शन देखो आपने पढ़ी भी थी लास्ट उसमें कि ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर कौन भरा हुआ है, इस बीकर के अंदर भरा हुआ है कॉपर सल्फेट। मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, तो आप कहोगे सर कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, ठीक है ना, और आप बिल्कुल सही हो, कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। अब देखो जब तुम इसके अंदर जिंक मेटल की रॉड को ऐसे डिप करोगे, ये कौन सी रॉड है, ये जिंक मेटल की रॉड है, तो होगा क्या, तो तुम्हें एक तो तुम्हें ऐसा कुछ दिखेगा कि यहाँ पे एक रेड कलर का पीपीटी दिखेगा। मैं बता देता हूँ, ये एक्टिविटी हम लोगों ने लास्ट क्लास में करी थी, फिर से एक बार देख लो। यहाँ पे एक तो आपको रेड कलर का पीपीटी दिखेगा, पीपीटी जानते हो, सॉलिड पार्ट है ना, या फिर प्रेसिपिटेट जिसे बोलते हैं। एक तो तुम्हें क्या दिखेगा, रेडिश ब्राउन कलर का एक पार्टिकल दिखेगा, जो क्या होगा, जो कि कॉपर होगा, ध्यान रखना। रिएक्शन क्या हो रही है, रिएक्शन ये हो रही है कि जिंक जब कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव, कैसा है ये है मोर रिएक्टिव, किससे, देन कॉपर, मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्या बना लेगा, तो ये बना लेगा ZnSO4। ZnSO4 का कलर क्या होता है, तो ध्यान रखना ये कलरलेस होता है, कलरलेस, ठीक है ना। और एक बन जाएगा तुम्हारे पास Cu सॉलिड, कॉपर सॉलिड, ये कैसा होता है, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो रेडिश ब्राउन कलर, मैंने रेड लिख दिया है, तुम रेडिश ब्राउन ध्यान रखना, तो रेड कलर की हमें पीपीटी देखने को मिलता है। तो भैया देखो तुमसे कह रहा है ये तो तुम्हें रिएक्शन दे ही रखी है, कह रहा है इसका रिवर्स क्यों नहीं पॉसिबल है, कि अगर हम ऐसा कर दें कि हम जिंक की जगह कॉपर ले लें, कॉपर सॉलिड, और कॉपर सल्फेट की जगह हम जिंक सल्फेट ले लें, ZnSO4, तो कह रहा है क्यों पॉसिबल नहीं है, मतलब कह रहा है क्यों रिएक्शन नहीं होगी, ऐसा तुमसे बोल रहा है कि बताओ यहां पे रिएक्शन क्यों नहीं होगी। जरा मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, कह रहा है कि अगर कॉपर सॉलिड की रिएक्शन ZnSO4 एक्वस से करा दी जाए तो रिएक्शन क्यों नहीं होगी, ये हमें बताना है। तो एक बात बताओ, आप क्या लिखोगे, आप आंसर जस्टिफाई करो, आप कहोगे बिकॉज कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव देन जिंक, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम ZnSO4, यानी कि जिंक को उसके सॉल्ट से कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, बिकॉज कैसा है ये, लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। और अगर आप इनके कलर याद कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है, कई सारे क्वेश्चन से रिपीट हो सकते हैं, है ना। तो कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है बेटा, ZnSO4 का कोई कलर नहीं होता है, और कॉपर सॉलिड का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो इस क्वेश्चन को अपने आंसर में बढ़िया सा आप लिख देना कि कॉपर क्योंकि क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है जिंक से, तो ZnSO4 का जो सॉल्ट है जिंक का, उससे इसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलें आगे बेटा, क्या हम लोग आगे चल सकते हैं, चलो ठीक है। ये क्या है, ये इसका सोल्यूशन बेटा दे रखा है, देख लो, पढ़ लो एक बार।
देखो कह रहा है कि ये रिएक्शन तो हो गई, यहां से पढ़ो, ये तुम्हारा आंसर है। कह रहा है इन दिस रिएक्शन जिंक मेटल बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, हाउएवर अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इज प्लेस्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन देन नो रिएक्शन अकर्स, तो रिएक्शन नहीं होगी, यही उन्होंने बोला है। क्यों नहीं होगी, तो यहां से आपका ये रहा आंसर कि दिस इज बिकॉज कॉपर मेटल इज लेस रिएक्टिव देन जिंक मेटल, हेंस कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। और अगर आपने जिंक और कॉपर की रिएक्शन करा दी, सॉरी कॉपर और जिंक सल्फेट की रिएक्शन करा दी, कोई रिएक्शन होने वाली नहीं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चले आगे, तो अगर आपको ये थ्योरी छापनी है तो आप एक बार नोट कर लो। चलो भाई कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद अब आते हैं हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज क्या कह रही है आपसे, कह रही है कि दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारे जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते क्यों है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्यों आता है, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की वजह से। तुम अगर अभी कल को जाके डोनेशन करो तो तुम पॉजिटिव आदमी हो कि नेगेटिव आदमी हो, नेगेटिव आदमी क्यों डोनेशन करेगा, है ना। किसी को चंदा देना, किसी की हेल्प करना, ये किसके काम है, ये काम है जो पॉजिटिव लोग हैं यार, लाइक ऑब्वियसली मी, है ना, तो यू ऑब्वियसली यार, तो हम लोग क्या है, हम लोग पॉजिटिव लोग हैं। तो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, उस वजह से इनके अंदर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आती है। अगली बात कह रहे हैं कि जो एक्व सॉल्यूशन होंगे मेटल के, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जनरली क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, जैसे CO2, है ना। अगर मैं बोलूं कि नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, तो नॉन मेटल का इधर लिखो, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है अपने पास, CO2, और CO2 का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो ध्यान रखना कि जो तुम्हारे मेटल के ऑक्साइड हैं बेसिक नेचर के होते हैं, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। मेटल का कोई ऑक्साइड बताओ जल्दी से, कॉपर का ऑक्साइड ले लो, तो कॉपर का ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, ये होगा बेसिक नेचर, ठीक है ना। तो वही देखो अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कह रहा है हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है जब मेटल की रिएक्शन कराते हो डाइल्यूट एसिड, लेकिन मैं तुम्हें इसका एक्सेप्शन भी बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलो इसे आगे देखते हैं, अभी रुक जाओ, ठीक। अगर तुमने, सुनी लो, अच्छा अगर तुमने एसिड में HNO3 ले लिया बेटा, HNO3 क्या, कौन सा एसिड है, नाम बताओ इसका, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड है ये, नाइट्रिक एसिड। तो अगर एसिड में तुमने नाइट्रिक एसिड ले लिया तो मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकालते हैं। क्यों नहीं निकालते हैं, क्योंकि भैया ये बहुत ही ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। तो ये हाइड्रोजन जो निकलने वाला होता है उसे ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में, और ये खुद को ऑक्सीडाइज कर देता है नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होता है उसमें, N2O, NO, NO2 इन सब में, ठीक है ना। तो ये वैसे तो बात सही लिखी है कि हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, कि अगर तुम मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड कराओगे सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन एक ऐसा भी एसिड है, जैसे कि कौन सा एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड, जो हाइड्रोजन गैस को नहीं निकालता है जब मेटल उससे रिएक्शन करते हैं। ध्यान रखोगे बात, अगर नहीं रखोगे आगे फिर से लिखवा देंगे। लेकिन यार हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम कहते हैं दादाजी, तो इसके भी एक बापू हैं जिनका नाम है, दो भैया बापू हैं, भैया जान तो भाई, दो भाई, एक मैग्नीशियम और एक मैग्नीज, जो कि HNO3 से हाइड्रोजन को निकलवा देते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब HNO3 को आप क्या कर दो, वेरी डाइल्यूट। फिलहाल ये बात अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे, आप पहले इधर आ जाओ। तो मैंने क्या बोला कि नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ो, कह रहा दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, बहुत अच्छी बात है। एक्व सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल कैसा होता है, एसिडिक होता है। ये रहा बेटा, देख लो इधर ऑक्साइड जो होते हैं इनके। और कह रहा है कि व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व, है ना, कोई बात नहीं, ठीक। इतना आप जल्दी से नोट करो और आगे चलते हैं फिर हम लोग। इतना जल्दी से आप लोग नोट करें, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं। कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज कह रहा है कि ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। फॉर एग्जांपल ये मैं बता चुका हूं पॉइंट आपको, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। CO2 भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे CuO भी लिख सकते हो, अभी मेरे पीछे आपको लिखवाया। फिर कह रहा है कि एटम्स ऑफ मेटल्स पॉजेस 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन दियर आउटर मोस्ट शेल। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो यार अगर आपने थोड़ी बहुत पीरियोडिक टेबल पढ़ी है तो एक बार जरा देखो, मैं आपको कुछ बातें सिखा देता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो ऐसा है, आप लोगों ने ऐसा देखा होगा पीरियोडिक टेबल,
ठीक है। तो आपने ऐसी पीरियोडिक टेबल अपनी किताब में बनी देखी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और अगर तुमने नहीं देखी तो आज ही तुम देखो जाके और फिर मेरी वाली पीरियोडिक टेबल से मैच करना क्या मैंने सही करा है। देखो बेटा, पीरियोडिक टेबल के अंदर ये वाले ग्रुप को बोलते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट, ये होता है ग्रुप नंबर सेकेंड। फिर अगर मैं बात करूं यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा ग्रुप नंबर थर्ड। ग्रुप नंबर थर्ड से लेके ग्रुप नंबर 12 तक ये कौन से एलिमेंट होते हैं, इन्हें कहते हैं बेटा डी ब्लॉक के एलिमेंट। कौन से ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट, है ना। लेकिन ये सब अभी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी खाली आप इतना समझो कि ये वाले जो एलिमेंट है इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट। अगर तुम्हें यहाँ पे ना दिख रहा हो तब मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ मैंने एस ब्लॉक लिखा है, यहाँ पे डी ब्लॉक लिखा है। और जो आप राइट साइड में एलिमेंट देख रहे हो इन्हें कहते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट, है ना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए ब्लॉक है वो पी ब्लॉक ही है, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि पी ब्लॉक इकलौता ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड भी है। जबकि हमारे पास जो एस ब्लॉक है इसमें क्या होते हैं, सिर्फ मेटल है। डी ब्लॉक में क्या है, सिर्फ मेटल है। लेकिन पी ब्लॉक कैसा है, जिसके अंदर मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड भी है। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन रहे हो तुम लोग। देखो यार, ऐसा है कि इधर आ जाओ, ठीक है ना। और ये हो गया ग्रुप नंबर 12। यहाँ कौन सा ग्रुप आएगा, 13, 14, 15, 16, 17, और इसे कहते हैं ग्रुप नंबर 18। ठीक। अब देखो फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट कौन से हैं, तो ये है हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप, रूबी से फ्रेंडशिप। इन एलिमेंट्स के नाम बोलो मेरे साथ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अभी सीजियम के बारे में तुमने पढ़ा था पीछे, याद है कि सीजियम क्या है, बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है। फिर देखो फिर से एक बार पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हो गए। सेकंड की बात करते हैं, कौन कौन सा होता है, बेटा, मांगे, कार, कौन सी कार, सेंट्रो, बाप, राजी। तो मान लो कोई बेटा है जो अपने बाप से कौन सी कार मांग रहा है, सेंट्रो कार, और उसके पापा राजी भी जा रहा है ना। अब ऐसे पता नहीं कौन से पापा हैं, हम लोगों के तो और लपेट दें, ठीक है, बट चलो खैर कोई बात नहीं। बेटा मांगे कार, सेंट्रो, बाप राजी। एलिमेंट के नाम पढ़ते हैं। बी होता है बेटा बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। और मैं आपको बता दूं कि ये वाले जो आप एलिमेंट देख रहे हो, ये वाले फ्रेंशियम और रेडियम, ये आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी होते हैं। कैसे एलिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, देखो यार, रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो कंटिन्यू एनर्जी को एमिट करते रहते हैं। आपने पढ़ा होगा मैरी क्यूरी, सुना है नाम, मैडम क्यूरी, मैरी क्यूरी। तो उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट की डिस्कवरी करते करते उनकी लैब में शायद उनकी डेथ हो गई थी रेडियो एक्टिवनेस की वजह से, है ना, रेडिएशन बहुत ज़्यादा फैल गया था, ऐसा मैंने भी सुना है। फिलहाल 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 तो ये एलिमेंट अगर तुम याद कर लो तो तुम्हारे जीवन में जो खुशियां आ जाएंगी, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारे लिए केमिस्ट्री ऐसी हो जाएगी, अब यार क्या बात कर रहा है, EL, ये कौन से ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, EL, समझ रहे हो मेरी बात, EL, वो सुनते हो ना, वैसा वाला हो जाएगा अगर तुम ये एलिमेंट याद कर लो। कौन सा, फर्स्ट ग्रुप के याद कर लो, जितने हम तुम्हें याद करा ना बस उतने कर लो, हमें तो पूरे आते हैं, अभी हम तुम्हें दिखा भी देंगे, है ना, डेमो। लेकिन तुम बस इतने याद कर लो जो हम तुम्हें बता रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप याद कर लो, सेकंड ग्रुप और पी ब्लॉक कर लो, बस। उसके ऊपर तुम्हें एक भी एलिमेंट याद करने की जरूरत नहीं, सारी ट्रिक मैं बता रहा हूं तुम्हें। देखो कैसे याद करोगे, हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप, ठीक है। एलिमेंट के नेम फिर से सुनो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। इसे कैसे याद करा, बेटा मांगे कार, सेंट्रो, बाप राजी। एलिमेंट के नाम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। और भैया दोनों एलिमेंट कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। अब आगे आ जाओ, आगे का मतलब इधर देखो, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर हम ग्रुप नंबर 13 से 18 तक की बात करें तो इसमें कितने ब्लॉक हैं, इसके अंदर 6 ग्रुप है ना। पी ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप है बेटा, 6 ग्रुप हैं। तो ये रहे 6 ग्रुप। देखो अब इस वाले को बोलते हैं बोरॉन फैमिली, ये होती है कार्बन फैमिली, ये होती है नाइट्रोजन फैमिली, ये होती है ऑक्सीजन फैमिली, इन्हें कहते हैं हेलोजेंस, और यहाँ पे आती है अपने पास नोबल गैसेस, ठीक है ना। तो देखो इसे याद कर लो आप, तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला, इतना याद कर पाओगे, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। इसे देखो, काशी गए संत प्रभु, ऐसे याद कर लो। इस ये तो बहुत ही आसान है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। फिर इसे कैसे याद करेंगे, उस से टेपो, चीटिंग करो। फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है ना। देन उसके बाद हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो
ठीक है ना। अब आप अगर सिर्फ इस ग्रुप को, मतलब कि ये पूरे ब्लॉक को, पी ब्लॉक को याद कर लो, और अगर आप लोग एस ब्लॉक को याद कर लो, तो आपको मैं बता रहा हूँ 60% केमिस्ट्री तुम्हारी ऐसी हो जाएगी, अरे तो बहुत ही ईजी हो गई। मैं सही कह रहा हूँ, 60 से 70% इनफैक्ट। एलिमेंट याद होने से बहुत सारे फायदे हैं। देखो अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, तुम्हारे पास पीछे पॉइंट क्या दिया हुआ था, इधर देखो, तुमसे कह रहा था कि एटम्स ऑफ मेटल्स पोजेसेस 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। इधर पढ़ो, कह रहा है एटम्स ऑफ नॉन मेटल पोजेसेस मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब बेटा ये है कि देखो जनरली मेटल्स हैं कहाँ, आपके फर्स्ट ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में, थर्ड ग्रुप में। अब थर्ड ये वाला नहीं, इस वाले थर्ड की बात कर रहे हैं ना, इसमें भी लेकिन मेटल नॉन मेटल आ जाते हैं। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि देखो फर्स्ट ग्रुप का जो भी एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। लिथियम कितना होता है? 3 होता है। सोडियम कितना होता है? 11 होता है। पोटेशियम कितना होता है? 19 होता है। तो अगर एक बार लिख के दिखाओ, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, कैसे लिखोगे आप? 2,1। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है, कैसे लिखोगे बेटा आप इसे? 2,8,1। पोटेशियम का कितना है? 19 है, कैसे लिखोगे आप? लिखोगे 2,8,1। तो इन सबके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन ही तो आ रहा है। तो आपसे वही कह रहा है, वो कह रहा है कि जो आपके मेटल्स होते हैं, इधर देखो, कह रहा है कि आपके जो एटम होते हैं मेटल्स के, वो कितने इलेक्ट्रॉन पोजेस करते हैं? 1, 2 और 3 मैक्सिमम, है ना। तो फर्स्ट ग्रुप के एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ऐसे सेकंड ग्रुप में, जैसे मान लो तुमने सेकंड ग्रुप में Mg का लिखा, तो Mg का बेटा एटॉमिक नंबर होता है 12। कितना होता है? 12। कैसे लिखते हो आप इसे? 2,8,2। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? 2। तो कहने का मतलब है कि भैया फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप, इन तीन ही ग्रुप में जनरली आपके मेटल्स जो हैं वो हैं। वैसे तो डी ब्लॉक के भी सारे मेटल्स ही हैं, लेकिन वो आगे जाके पढ़ोगे, अभी की बात नहीं करना है ना। तो इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3। ये 3 ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। जो तुम्हारे नॉन मेटल है वो 3 से ज्यादा। अब देखो कार्बन क्या है? कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता है ना, तो निकाल सकता है ना, गेन कर सकता है, बट वही है कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। नाइट्रोजन से आ जाओ, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? ऑलरेडी 5 होते हैं, है ना। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। तो 7 को आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे 2,5। तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? 5 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। 3 एक्सेप्ट करना ज्यादा आसान है। और आगे बढ़ जाओ, ऑक्सीजन क्या करेगा? इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। फ्लोरीन के पास 7 होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। और नियॉन के पास ऑलरेडी 8 होते हैं। हीलियम के पास 2 होते हैं, 1 को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल अगर तुम थोड़ी सी याद कर लो तो तुम्हारा और जीवन आसान हो जाएगा पेपर से पहले पहले, ठीक है ना। तो अगर बन गया तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा कटवा के अलग से भी डलवा दूंगा, ठीक है ना। अच्छा एक बात ध्यान रखना, इसके नीचे भी कुछ एलिमेंट हैं। वो क्यों? क्योंकि देखो यार, डी ब्लॉक जब आप पढ़ते हो तो डी ब्लॉक में कैल्शियम के आगे से स्टार्ट होते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा आएगा? स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 21। तो इसे कैसे याद रखते हैं? सक टी वी करमन फेको नी क्यू जिंक। तो अगर तुम्हें याद करना, अगर तुम्हें चुल है, तुम्हें थोड़ी शाणपत्ती झाड़नी है ना, जैसे अभी मैं झाड़ रहा हूँ कि देखो मुझे आती है पीरियोडिक टेबल, तो अगर तुम्हें अपने यारों के, दोस्तों के साथ अपना ऑरा बढ़ाना है, ऑरा प्लस प्लस करना है, 999 ऐसा यार 999 प्लस ऑरा करना है, तो यार तुम ये याद कर सकते हो। अदरवाइज अभी तुम्हें डी ब्लॉक की जरूरत नहीं है, अगर तुम सिर्फ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक याद कर लो, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ इनकी ट्रिक। हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, बैगन आलू गाजर इन थैला। एलिमेंट के नेम बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। काशी गैस संत प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। कैसे याद करेंगे? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। एलिमेंट के नाम सुनो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। एसबी क्या होता है? एंटीमनी। बीआई क्या होता है? बिस्मथ, ठीक है। और आगे बढ़ो, उससे टेपो मतलब उससे चीटिंग करो। एलिमेंट के नाम ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है ना। अगेन पोलोनियम तुम्हारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये तो बेटा सबको याद है, लड़कों को तो 100% याद है। क्या? फिर कल बाहर आई आंटी, याद है? ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी, समझ गए। और इसे याद करने की मेरे पास तो वैसे तो ट्रिक है, बट ऐसे याद करो यार, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। अब मेरी बात सुनो, तो वैसे तो तुम्हें सिर्फ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक याद करना, जिसकी ट्रिक मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता रखी है। बाकी अगर आपके अंदर चुल है थोड़ी बहुत कि नहीं यार मुझे तो थोड़ा सा रौला जमाना है, तो आप याद रखना कैल्शियम के बाद कौन आएगा? स्कैंडियम। मतलब ये थोड़े से नीचे खिसका देना, यहाँ पे सी लिखना। अब यहाँ पे जगह थोड़ी कम थी तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये होगी तुम्हारे पास 3D सीरीज। 3D सीरीज के नीचे कौन सी आती है? 4D सीरीज। वो स्टार्ट होती है इट्रियम से। कैसे याद रखोगे? याद रखोगे, एक यार दूसरे यार से, मतलब एक दोस्त दूसरे दोस्त से क्या कह रहा है? कह रहा है कि यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावटें राह में पड़े अगर कोई मतलब कैडमियम, ठीक है ना। वाई क्या है बेटा? इट्रियम, एटॉमिक नंबर होता है इसका 39,
स्कैंडियम का होता है 21। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? 21 से आगे बढ़ाते चले आओ तो 21 के आगे और 22 हो जाएगा 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और जिंक का कितना होता है बेटा 30। ऐसे ही इधर इट्रियम से बढ़ा दो, ये कितना हो जाएगा 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और कैडमियम कितना हो जाएगा 48। ठीक है ना। इसके नीचे एक और आता है ग्रुप, कौन सा? लेंथनम वाला, है ना। इसे कैसे याद रखोगे? मान लो तुम पढ़ लिख के बन गए गुंडे। क्या बन गए? गुंडा बन गए तुम, ठीक है। और गुंडा बन के तुमने कहा अब हफ्ता वसूलना चालू करते हैं, तो तुम हफ्ता लेने गए। तो LA, ये क्या लिखा हुआ? LA वाला LA नहीं, LA लेंथनम, है ना, लॉस एंजलिस वाला नहीं। तो कैसे याद करो? ला हफ्ता वरना W क्या था? टंगस्टन। ला हफ्ता वरना टंगस्टन एलिमेंट है ये, है ना। वरना किससे आता है? रियोस से। तो तुमने क्या बोला? तुमने बोला ला हफ्ता वरना रियोस इदरिच। अब थोड़ी लैंग्वेज भी तो वैसी होगी गुंडों वाली। तो ला हफ्ता वरना रियोस इदरिच पिटाई और होगी मतलब Hg। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 80। अब देखो लेंथनम का एटॉमिक नंबर होता है 57। कितना होता है? 57 बोले तो 57। लेकिन हॉफनियम का 58 होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? थोड़ा सा सोच लो, बाकी 11th में डिटेल से पढ़ना। क्योंकि आपने जब पीरियोडिक टेबल बेटा देखी होगी तो आपने देखा होगा कि S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक भी तो होते हैं। तो लेंथनम के बाद के 14 एलिमेंट ऐसे आए जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन D में नहीं आ रहा था, तो उन्हें F ब्लॉक एलिमेंट बोला गया। ऐसे इसके नीचे एक और एलिमेंट आता है एक्टिनम, जो तुम्हारे पास 6D सीरीज हो गई, 3D, 4D, 5D, 6D, ठीक है ना। तो लेंथनम और एक्टिनम के नीचे 2 सीरीज और बनती हैं, है ना। यहाँ पे ऐसे 2 सीरीज। अब मैं लिखूंगा भी नहीं, मुझे आती है C पर नट पम सम यू गुड तब डाई हो अल्टम जब लू, बट मैं लिखूंगा नहीं, है ना, क्योंकि यार तुम्हारे काम का नहीं है। तुम्हारे काम का तो सही बताएं तो ये भी नहीं है, ठीक है। बट स्टिल मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे 57 के बाद जो सीरियम आता है CE, उसका एटॉमिक नंबर होता है 58, तो वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। तो 58 से लेके 71 तक, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 72 हॉफनियम का, ठीक है। देख लेना एक बार, जहां तक है इसका 58 होता है, लिख ही लेते हैं। C पर नड पम सम यू गुड तब डाई हो अर्टम यबलू, है ना, अर्टम यबलू, लुथेरियम LU। तो ये 58 हो गया, ये हो गया बेटा पास 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, ये 71, बिल्कुल सही। तो ये कितना आ जाएगा हॉफनियम का? 72। अब देखो अगर इसका 72 आया, कितना आएगा? 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और मरकरी कितना हो जाएगा? 80। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ऐसे ही एक्टम के बाद से थोरियम यहाँ पे आता है TH, ठीक है ना। तो उसके बाद के भी 14 एलिमेंट है जो इधर आ जाते हैं, इन्हीं को F ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर से तुम्हें याद दिला देता हूँ, ये बस मैंने अपना रौला जमाने के लिए लिख दिया है, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ तुम्हारे अंदर एक्स्ट्रा एबिलिटी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो तुम, तो तुम याद कर लेना, क्योंकि इनकी भी देखो मैंने तुम्हें ट्रिक बता दी। इसे कैसे याद करोगे? सक टीवी करवन फेको निक्यूजिंग, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, ला हफ्ता वरना रियाज, जर पिटाई और होगी। नहीं तो तुम्हें सिर्फ S ब्लॉक और P ब्लॉक याद करना है। एक बार ट्रिक फिर से सुन लो। हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी। इधर कैसा था? बैगन आलू गाजर इन थैला, काशी गए संत प्रभु, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, उससे टेपो, फिर कल बहराई आंटी, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन। मैंने क्या बताया था? सिर्फ ये 3 गैसेस ही कौन सी होती हैं बेटा? इनर्ट गैस होती हैं। बाकी इन सारी गैसेस को अपन क्या कहते हैं? नोबल गैस, ठीक है। तो अगर तुम्हें पीरियोडिक टेबल का थोड़ा बहुत ज्ञान है तो बहुत अच्छी बात है, आप चीजों को जल्दी कैच कर पाओगे, ठीक है ना। चलो अब आते हैं अपने वापस से उसी पे, तो वही, ठीक है, मैंने पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर दिया है। चलें आगे, ये आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ ली और आगे चलते हैं। चलो भैया, हाँ अब देखो कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। अब मेरी बात सुनो, अगर आपने मेटल की रिएक्शन, है ना, मेटल की रिएक्शन करा दी किससे? डाइल्यूट एसिड से, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बनेगा? तो कहोगे सर एक तो बनेगा सॉल्ट और एक हाइड्रोजन गैस जो है वो भी तो निकलेगी, ठीक है ना। तो आपको ये वाला फॉर्मेट याद रखना है कि अगर हम क्या करें, अगर हम मेटल की रिएक्शन करा दें किससे? डाइल्यूट एसिड से, तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा और H2 निकलेगा, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ले लो, जैसे मान लो यहीं से देखो कि मान लो मैंने क्या करा, जिंक की रिएक्शन करा दी HCl से, और कैसा HCl है बेटा? मैंने डाइल्यूटेड, क्या बन जाएगा?
तो बन जाएगा ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। रिएक्शन को बैलेंस करने का काम आपका है। फिर ऐसे ही अगर मैं जिंक की रिएक्शन करा दूं किससे, H2SO4 से, H2SO4 से, तो क्या होगा बेटा, ZnSO4 बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा और क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें एक बात बताई थी, मैंने क्या कहा था कि देखो वैसे तो हाइड्रोजन गैस इधर भी निकल रही है, हाइड्रोजन गैस यहां भी निकल रही है, लेकिन अगर आपने किसी भी मेटल की रिएक्शन करा दी किससे, HNO3 से, नाइट्रिक एसिड से, किससे करा दी बेटा, नाइट्रिक एसिड से, तो आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करने के बाद यहां पे जो तुम्हारे पास हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस वो इवॉल्व नहीं होती है। तुमसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैसे तो डाइल्यूटेड एसिड हैं, लेकिन अगर मेटल की रिएक्शन करा दे किससे, नाइट्रिक एसिड से करा दे, तब भी क्या हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ध्यान रखना, मेटल्स नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते हैं। क्या ये बात याद रखोगे? रीजन सुनो इसका। रीजन ये है कि जो तुम्हारा HNO3 है वो क्या है, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये करता क्या है कि ये हाइड्रोजन जो H2 है उसे ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में और खुद को रिड्यूस कर देता है। किस में रिड्यूस करता है, खुद को ये क्या करता है, खुद को ये रिड्यूस करता है बेटा, रिड्यूस किस में रिड्यूस करता है, NO में कर देगा, N2O में कर देगा, अपने ऑक्साइड में कर देगा या फिर NO2 में कर देगा। तो ये बात आप इसका याद रखोगे कि जनरली मेटल्स जो हैं वो HNO3 से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करता। रीजन बीइंग क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये क्या करता है, हाइड्रोजन को तो कन्वर्ट कर देता है वाटर में, ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद को रिड्यूस कर देता है NO, N2O और NO2 यानी कि अपने ऑक्साइड्स में, ठीक है ना। लेकिन यार मेरे प्यारे बच्चों, दो ऐसे भाई थे, एक का नाम था मैग्नीशियम, एक के नाम था मैग्नीज। इन दोनों ने कहा कि भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी। क्यों? क्योंकि जब इन दो मेटल की रिएक्शन कराई गई किससे बेटा, HNO3 से, लेकिन कैसा HNO3, वेरी डाइल्यूटेड। कैसा बेटा, ध्यान रखना, वेरी डाइल्यूटेड। तो इन्होंने क्या करा, रिएक्शन करी जब किससे, HNO3 से, तो रिएक्शन करने के बाद इन्होंने हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करवा दिया, है ना। हाइड्रोजन गैस यहां पे क्या होगी, इवॉल्व हो जाएगी। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि जर्नली मेटल्स अगर HNO3 से रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करेंगे। रीजन आप दे दोगे क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में, खुद को रिड्यूस कर देता है NO, N2O और NO2 यानी अपने ऑक्साइड में। लेकिन दो भैया ऐसे भी हैं, कौन कौन से, एक मैग्नीशियम और एक मैग्नीज। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, इसका एटॉमिक नंबर मैग्नीज का होता है 25। और ये दो ऐसे भाई हैं, दो भाई दोनों तबाही, है ना, वही वाली बात, ठीक है। क्या है ये है दो भाई, ठीक है, और इधर दोनों तबाही, ठीक है। अब इन दो भाइयों ने क्या करा, इन दो भाइयों ने कहा कि अच्छा भैया तुम नहीं दोगे हाइड्रोजन, नहीं देंगे। उन्होंने कहा अच्छा, करके देखो रिएक्शन। तो जैसे मैग्नीज की और Mg की रिएक्शन आप वेरी डाइल्यूटेड HNO3 से कराओगे तो ये हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करा देंगे। इतने पावरफुल हैं ये दोनों मेटल, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पेज, ये वाली स्लाइड आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस पे मैं 100% लिख दे रहा हूं कि इस स्लाइड को आप जरूर नोट करें, ठीक है। जल्दी करो यार। चले बेटा, क्या हम लोग आगे चल सकते हैं? इतना नोट कर लिया हो तो चलते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये देखो, एक ये स्लाइड इसमें थी नहीं तो मैंने अलग से ऐड कर दी। ये भी स्लाइड तुम्हारे लिए 100% इंपॉर्टेंट है। क्या है स्लाइड? कह रहा है कि अगर आपने मेटल की रिएक्शन वाटर से कराई तब क्या होगा। ये क्वेश्चन तुम्हारे पास हर बार आया है, हर बार आएगा। ये स्लाइड तुम रट के जाओगे, इससे पहले वाली स्लाइड तुम रट के जाओगे। मेरा पूरा लेक्चर अगर तुम 40% एनर्जी के साथ देखो तब भी चलेगा, लेकिन इन दो स्लाइड को एकदम 100% एनर्जी के साथ देखना और नोट करना। देखो यार, तो कह रहे हैं कि अगर हम जो हाई रिएक्टिव, देखो ये तुम्हें पता है कि तुम्हारे जो सोडियम और पोटेशियम है कैसे हैं, मोस्ट रिएक्टिव है ना। कैसे हैं ये, मोस्ट रिएक्टिव है, मतलब कि हाईली रिएक्टिव है किससे, देन हाइड्रोजन, पता ही है तुम्हें। तो अगर इनकी रिएक्शन तुमने वाटर से कराई, वाटर लिक्विड, इधर भी कैसा, वाटर लिक्विड, अगर तुमने इन दोनों की रिएक्शन वाटर लिक्विड से कराई तो क्या होगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और साथ में बहुत सारी एनर्जी भी निकलेगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि अगर तुमने जो तुम्हारे मोस्ट रिएक्टिव मेटल है यानी कि सोडियम, पोटेशियम और सोडियम, अगर इन दोनों की रिएक्शन तुमने वाटर लिक्विड से कराई तो क्या होगा, तो बेटा इनके हाइड्रोक्साइड KOH बनेगा, NaOH। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH, यहां पे लग जाए, हाइड्रोक्साइड बनेंगे, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और बहुत सारी हीट भी निकलेगी। रटली बात। अगली बात देखो,
अगर तुमने कोई मॉडरेट रिएक्टिव ले लिया है ना, कोई तुमने ऐसा एलिमेंट लिया जिसकी रिएक्टिविटी कैसी है, मॉडरेट है, जैसे कि कैल्शियम, तो कैल्शियम जो है वो वाटर से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि अपना हाइड्रोक्साइड भी बनाएगा, हाइड्रोजन गैस को भी निकालेगा, लेकिन यहां पे नो हीट है ना, यहां पे किसी भी टाइप की हीट रिलीज नहीं होगी, ये बात ध्यान में रखना। जैसे कि पोटेशियम सोडियम हाईली रिएक्टिव थे तो यहाँ पे बहुत सारी हीट निकली, लेकिन कैल्शियम क्या है, एक मॉडरेट रिएक्टिव है, तो अगर ये मॉडरेट रिएक्टिव है तो ये हाइड्रोक्साइड तो बनाएगा, ये हाइड्रोजन गैस भी निकालेगा, लेकिन यहाँ पे किसी भी टाइप की हीट नहीं निकलेगी, ये बात रट लेना। लेकिन अगर हम बात करते हैं एल्युमिनियम और आयरन की, जो कि कैसे हैं, जो कि तुम्हारे पास लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, कैसे होते हैं बेटा, लीस्ट रिएक्टिव, तो इनकी जरा कहानी सुन लो। अब ये लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह से पहली बात तो ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते, देखो ये भी हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ये भी हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ये भी हाइड्रोक्साइड बन रहा है, लेकिन ये क्या बना रहे हैं, ये अपना ऑक्साइड बनाते हैं, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड नहीं बनता। क्या बनता है बेटा, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड नहीं बनता, यहाँ पे ऑक्साइड बनता है। पहली चीज क्या है, मैंने बोला जो लीस्ट रिएक्टिव है कौन कौन से, एल्युमिनियम और आयरन, तो ये दोनों जब तुम वाटर से रिएक्शन कराओगे तो ये हाइड्रोक्साइड बनाते ही नहीं है, इनकी रिएक्टिविटी इतनी कम है क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते, क्या बनाते हैं, ये ऑक्साइड बनाते हैं अपना, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, लेकिन किसी भी टाइप की हीट नहीं निकलती, यहां भी ध्यान रखना, तो यहां पे भी नो हीट। ठीक है, तो पहले तुम ये रिएक्शन नोट करो, फिर हम तुम्हें एक बात और समझाते हैं, इतना नोट करो, रिएक्शन को छापो, इसका छापा मारो जल्दी से। ठीक है, इसको छापने के बाद अब आप एक बात समझो बहुत अच्छे से, मैं हटाऊं इसे, देखो कहीं पे कुछ बात नोट करो। देखो अगर मैं मोस्ट रिएक्टिव की बात करूं कि कहाँ लिख रहा हूं यार, सोडियम और पोटेशियम है ना, पोटेशियम और सोडियम, देखो यार ये जो है वाटर से रिएक्शन कर रहे थे, हाँ या ना बोलो, कर रहे थे, लेकिन कैसा वाटर, तो ध्यान रखना ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखना, किसकी बात कर रहे हैं, इन दोनों की, फिर उसके बाद तुम्हें पता क्या होता है। ठीक, अच्छा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर मैं बात करूं कैल्शियम की, सेकंड रिएक्शन में कैल्शियम की लिखी थी ना, मतलब दो ये वाली थी और तीसरी वाली, तो ये भी वाटर से रिएक्शन करता है कि नहीं करता बताओ, लेकिन ये कैसा वाटर होता है, ये वाटर होता है बेटा वार्म वाटर, है ना, गर्म पानी होता है, ये जैसे कोल्ड होता है ऐसे ही क्या होता है, वार्म वाटर, लेकिन है लिक्विड, ये भी क्या है, लिक्विड है। लेकिन जो तुमने तीसरी रिएक्शन देखी थी कौन सी वाली बेटा, एक तो एल्युमिनियम लिया था और एक तुमने आयरन लिया था, ये दोनों भी वाटर से रिएक्शन करेंगे, लेकिन ये वाटर लिक्विड की फॉर्म में होगा ही नहीं। ठीक है, ये क्या होगा, देखो यहाँ पे गैस लिखा होगा, अगर ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, गैस लिखा है, यहाँ पे भी क्या लिखा है, गैस, इसका मतलब वाटर वेपर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाटर से रिएक्शन होती है, ये कौन सा वाटर, ये स्टीम होती है एक्चुअल में। ठीक है, ध्यान रखना, ना तो ये कोल्ड वाटर है ना तो ये वार्म वाटर है, ये क्या है, स्टीम है। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट नोट करना पड़ेगा कि पोटेशियम सोडियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं, कैल्शियम वार्म वाटर से रिएक्शन करता है, और एल्युमिनियम और आयरन की अगर हम बात करें तो ये वाटर से रिएक्शन तो करते हैं, बट ये वाटर कौन से फेज में होता है, लिक्विड फेज में नहीं होता है, गैसियस फेज में होता है, और गैसियस फेज के वाटर क्या बोलते हैं, स्टीम बोलते हैं, भाप बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टीम से रिएक्शन होती है, ये बात ध्यान रखना। अब आगे क्या होता है वो तुम्हें पता ही है कि ये क्या बनाते हैं, ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, और क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस, और क्या निकालेगा बेटा, बहुत सारी हीट निकालेगा। ठीक है ना, सेम दोनों का ही है। इसकी बात करें, ये क्या बनाता है, तो ये भी मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है ना, इसमें कोई शंका नहीं है, मेटल हाइड्रोक्साइड तो ये भी बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकालेगा। लेकिन क्या यहाँ पे हीट निकलती है, तो नो हीट, मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, ध्यान प्लस करके इसलिए लिख रहा हूँ तुम्हें याद रहे, बाकी तुम इसे यहीं तक H2 तक लिख के छोड़ देना। ठीक है ना, यहाँ पे क्या, नो हीट, किसी भी टाइप की हीट नहीं निकलती है, ध्यान आप रखें तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, अब हम अगर बात करें एल्युमिनियम की और आयरन की, तो ये दोनों क्या करते हैं, देखो पहली बात तो ये वाटर जो जिस वाटर से रिएक्शन करते हैं, ये वाटर गैसेस फेज में होता है, यानी कि वो स्टीम की फॉर्म में होता है। दूसरी बात, ये हाइड्रोक्साइड बनाते ही नहीं है, ये मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, ये बनाते हैं मेटल का ऑक्साइड। ठीक है, और साथ में क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां भी किसी टाइप की हीट नहीं निकलती, यानी कि नो हीट। तो इतनी बात अगर आप याद रखेंगे तो आपके नंबर 100% है। इस बात को कहीं पे बेटा नोट कर लो, है ना, और इसे जितना रट पाओ उतना रट लेना। ठीक, तो तुम्हारा जो आंसर है वो गलत नहीं होगा। चले आगे, देखो मैं आपको बता दूं, इस पूरे चैप्टर में अभी तक आपने जो लेक्चर लिया है एक्चुअल में यही इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस, अगर आप थोड़ा सा न्यूमेरिकली या रिएक्शन की बात करो तो इतने में ही है, आगे थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है ना, उसमें ज़्यादा आपको एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा। चलें आगे, चलो ठीक है, क्वेश्चन देख लो भैया क्या कह रहा है। क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है जिसकी रिएक्शन, अबे देखो
जिंक की रिएक्शन करा रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक यानी कि H2SO4। अभी रिएक्शन लिख के दिखाई पीछे, क्या बनेगा बताओ, क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, यही तो होगा। तो तुमसे यही पूछा है बुलबुले काहे के हैं, तो हाइड्रोजन के ही हैं पॉपिंग साउंड के साथ। तो देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड हटाओ, ऑक्सीजन ड्यूटन हटाओ, सल्फर डाइऑक्साइड हटाओ, हाइड्रोजन विच वाइल बर्निंग प्रोड्यूस अ पॉपिंग साउंड, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए। और बेटा ये सीबीएसई बोर्ड आपका 2021-22 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और आप लोगों का भी आंसर क्या होगा, यही होगा। ठीक है, चलें आगे, चलो आगे। ये क्या है, ये इसका सोल्यूशन दे रखा बेटा, देख लो। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकल रही, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलो आगे। एक्वा रीजिया, ये क्या होता है, देखो यार, एक्वा रीजिया जो होता है ना, इसे रॉयल वाटर भी कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, क्या कहते हैं इसे, रॉयल वाटर। रॉयल वाटर क्यों कहते हैं, देखो यार, पहली बात तो एक्वा रीजिया होता क्या है, अगर आप HCl और HNO3 है ना, मैं आपको बता दूं, HNO3 मैं क्या लिख रहा हूं यार, देखो HNO3 क्या होता है, ये नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड कैसा, कंसंट्रेटेड, ध्यान रखना है ना, कैसा, कंसंट्रेटेड। इसकी रिएक्शन है अगर आप HCl से करा देते हो, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इनके मिक्सचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा रीजिया बोलते हैं। लेकिन कितना रेशियो होना चाहिए, इसका रेशियो होना चाहिए 3 और इसका रेशियो होना चाहिए 1। तो 3:1 में अगर हम इनके मिक्सचर को तैयार कर दें, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्वा रीजिया। और ध्यान रखना बेटा, ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर तुमने, अब तुम सोच के देखो प्लेटिनम कितना टफ है, गोल्ड तो सॉफ्ट होता है पर प्लेटिनम तो बहुत हार्ड होता है। अगर तुमने इस सोल्यूशन के अंदर प्लेटिनम और गोल्ड को डाला तो वो उसके अंदर क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इस लेवल की चीज़ है ये। तो यही तुमसे पूछा था बस बेसिकली कि एक्वा रीजिया क्या होता है, कितने रेशियो में होता है। तो 3 रेशियो लेते हैं HCl का, 1 रेशियो लेते हैं नाइट्रिक एसिड का, और इसके अंदर Au क्या होता है, गोल्ड, प्लेटिनम क्या होता है, प्लेटिनम पता ही है तुम्हें PT, ये क्या होता है, डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना, चलें आगे, चलो आगे। अब यहां से हम लोग चालू करते हैं। कह रहा है कि केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से पहले मुझे बताओ व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड। ये जो शब्द यूज हुआ है केमिकल बॉन्ड, तो मुझे आप लोग बताओ ये केमिकल बॉन्ड क्या होता है, व्हाट इज दिस बॉन्ड। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में ये जो तुम डंडा देखते हो, ये डंडा, व्हाट इज दिस डंडा, ये है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड सॉरी बॉन्ड क्या होता है। आप दो एटम के बीच में जो ये एक लाइन देखते हो, ये क्या है यार एक्चुअल में, बताओ मुझे, सोचो आप लोग जल्दी से, क्या हो सकती है ये लाइन। ठीक है, मेरे पापा का बार बार कॉल आ चुका है, क्या हो गया भाई, और अब मैं ये वीडियो अभी रोक नहीं सकता हूँ। तो पापा अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो थोड़ी देर रुक जाओ यार, अभी वीडियो हो जाए फिर बात करते हैं। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने आपसे पूछा कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये जो आप डंडा देख रहे हो, ये डंडा क्या होता है, व्हाट इज दिस डंडा। तो मैं आपको बता दूं बेटा, देखो दो एटम के बीच में अगर आप ध्यान से देखो, जैसे एक हाइड्रोजन का एटम हो गया, एक हाइड्रोजन का एटम मान लो आप यहाँ पे हो गया, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास। ठीक है, तो होता क्या है बेटा, इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स लगाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड एनर्जी के शेल में बंधा हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि इस पे फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन आके इसके अंदर गिर जाएगा। अभी आप लोग रदरफोर्ड वगैरह पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि रदरफोर्ड तो मॉडल गलत हो गया था, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन आके न्यूक्लियस में गिर गया तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, हम लोग एग्जिस्ट नहीं करेंगे, अर्थ भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, सन भी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो ध्यान रखना, ये न्यूक्लियस इस पर फोर्स तो लगा रहा है, बट ये न्यूक्लियर फोर्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स्ड एनर्जी के शेल में बंधा हुआ है। ठीक है ना, तो अब मेरी बात सुनो, तो होता क्या है कि हाइड्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन के दूसरे एटम पे क्या लगा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या लगा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने की वजह से दोनों एटम क्या आएंगे, एक दूसरे के क्लोज आएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ये हाइड्रोजन बॉन्ड ये बॉन्ड क्या होता है, तो इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। हाइड्रोजन क्या है, बॉन्ड क्या है, एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो एटम के बीच में। अब एक बार बताओ, ये दोनों एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे, आते 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 मान लो यहां तक आ गए, जगह थोड़ी कम है तो मैं ऐसे बना देता हूं कि यहां तक आ गए। ठीक है, मान लो यहां तक आ गया, इधर इलेक्ट्रॉन इधर, क्या इससे ज्यादा एक क्लोज आ सकते हैं, बताओ। तो आंसर है नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते यार, देखो इसके भी आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, और आपको पता है सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तो एटम एक दूसरे के सबसे क्लोज आ गए, बस इससे ज्यादा क्लोज नहीं जा पाएंगे, क्योंकि क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो वो मिनिमम डिस्टेंस जिस पे दो एटम
एग्जिस्ट कर जाते हैं, है ना, वो स्टेबल कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, एग्जिस्ट कर जाते हैं, उसी मिनिमम डिस्टेंस को हम कहते हैं बॉन्ड। फिर से सुनो, वो एक मिनिमम डिस्टेंस जहां पे दो एटम आके एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर जाते हैं, उसी को बॉन्ड कहते हैं। बट अगर आपसे बॉन्ड पूछा जाए व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड, तो लिखो, क्या लिखोगे, लिखो इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। ये सिंपली क्या है, एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू एटम्स, दैट्स इट, है ना। तो व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड, तो आप बोलोगे केमिकल बॉन्ड इज जस्ट नथिंग, इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स, सिंपल, ठीक है ना। अब देखो, कह रहे हैं कि भैया ठीक है, बता दिया आपने केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, बता दिया। अब केमिकल बॉन्डिंग कितने टाइप का है, तो भैया देखो, एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक होता है हमारे पास वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड होते हैं। वीक बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और वॉन डर वॉल इंटरेक्शंस होते हैं। मैं आपको एक एक करके ये सारे चीजें रटा देता हूं, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, आयनिक बॉन्ड की, कि भैया आयनिक बॉन्ड क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात सुनो। देखो यार, जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि किसका एग्जाम्पल ले लें, दो लोग हैं, है ना, लोग नंबर 1, लोग नंबर 2, है ना, ठीक है। इसका नाम है भक्ति, भक्ति, और सपोज इसका नाम क्या है, इसका नाम है सपोज पूजा। क्या नाम है, पूजा, ठीक है ना। ये दोनों फ्रेंड हैं, सहेलियां हैं। अब मान लो होता क्या है कि मैं समोसे वाले भैया हूं, ठीक है ना, तो मैं यहां पे लिख देता हूं आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। पहले तो इन तीनों को समझो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पहले तो आप इन तीनों बातों को समझो। देखो यार, अगर मैं आपको बोलूं कि भैया कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, सॉरी, हम लोग सबसे पहला हम लोग ये पढ़ेंगे फर्स्ट, फिर अपन ये पढ़ेंगे सेकेंड, ठीक है ना, 2D लिख दिया मैंने, सेकेंड, और थर्ड हम लोग ये वाला पढ़ेंगे, थर्ड। अब सुनो, पहले हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। मान लो पूजा के पास 2.5 रुपए हैं, भक्ति के पास भी कितने हैं, 2.5 रुपए है, 2.5 का मतलब 2.5। तो मैं समोसे वाला भैया हूं और समोसा बेच रहा हूं मैं 5 रुपए का, मान लो, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताओ, अगर समोसे की कीमत 5 रुपए है तो क्या भक्ति समोसा खरीद सकती है, क्योंकि उसके पास अभी कितने रुपए हैं, 2.5 रुपए हैं, तो आंसर है नहीं खरीद सकती। सर, क्या पूजा समोसा खरीद सकती है, तो आंसर नहीं खरीद सकती। क्यों, क्योंकि 2.5 रुपए का समोसा थोड़ा ना है, समोसा 5 रुपए का है। तो इंडिविजुअल अगर देखा जाए तो ना तो भक्ति समोसा खरीद सकती है, ना ही पूजा खरीद सकती है। लेकिन अगर ये लोग थोड़ी सी शेयरिंग कर लें, थोड़ा सा दिमाग लगा लें कि यार एक काम करें, अगर हम लोग अपने 2.5 रुपए हम लोग जोड़ दें, 2.5 रुपए जोड़ने के बाद रुपए कितने हो जाएंगे हमारे पास, 5, और समोसा भी कितने रुपए का है, 5। तो अगर ये दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लें, इनकी दोस्ती हो जाए, और ये क्या कहें कि हम अपने अपने 2.5 रुपए क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, मतलब कि मिला रहे हैं, तो 2.5 रुपए जोड़ने से रुपए कितने हो जाएंगे, 5। और कहते हैं कि देखो अब ये 5 रुपए जाके समोसे वाले भैया को देते हैं, समोसा खरीद लेते हैं, मेरे पास आएंगे, कहेंगे, हम कहेंगे लाओ 5 रुपए, दिए 5 रुपए, लिए लो समोसा, दे दिया हमने, अब ये समोसा आधा आधा करके खा ले। तो ध्यान रखना, जहां पे क्या होती है, जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, जहां पे क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन के पास बेटा 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी क्या है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन के साथ ना तो ये स्टेबल है, 1 इलेक्ट्रॉन के साथ ना तो ये स्टेबल। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि या तो कोई भी एलिमेंट चाहेगा उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए या 8 हो जाए। तो अगर एक के साथ तो ये भी स्टेबल नहीं, एक के साथ ये भी स्टेबल नहीं है, तो ये दोनों क्या करेंगे, कहेंगे देखो एक काम करते हैं, थोड़ी सी शेयरिंग कर लेते हैं। कैसी शेयरिंग, कि इसने कहा कि देखो 1 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास है, एक काम करो तुम अपना इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर लो और तुम अपना इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर लो। इससे हुआ क्या, इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया, है ना, इनके बीच में क्या हुआ, एक दोस्ती हो गई। उसी दोस्ती को हम क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड बोल रहे हैं। और ये कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की क्या करी है, शेयरिंग करी है। अब मान लो दूसरी कंडीशन पे आते हैं, एक दिन ऐसा होता है, कैसा होता है, देखो एक दिन कैसा होता है, ऐसा होता है, एक दिन अगेन इसके पास कितने रुपए हैं, 2.5, इसके पास कितने रुपए हैं, 2.5। एक दिन क्या होता है कि भक्ति को भूख लग रही है बहुत तेज, क्या लग रही है, भक्ति को भूख लग रही है बेटा, बहुत तेज लग रही है, ठीक है ना, भूख लग रही है, भूरब नहीं लिखा है, भूख लिखा है बेटा, भूख। लेकिन पूजा का कुछ खास मन नहीं है समोसा खाने का, तो भक्ति कहती है पूजा से कि यार आओ चलो आज भी एक काम करते हैं, 2.5 रुपए जोड़ के समोसा खरीदते हैं और आधा आधा खा लेते हैं। पूजा कहेगी यार लेकिन मुझे तो भूख नहीं है, तो भक्ति कहेगी फिर अब मैं क्या करूं, तो कहेगी चलो कोई बात नहीं, मुझे भूख नहीं है, बट क्या हुआ, मैं अपने 2.5 रुपए तुम्हें दे देती हूँ, तुम खरीदो समोसा पूरा खा लो। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो,
भक्ति खुश हो गई, बोले अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। ढाई उसके पास ऑलरेडी थे, उसने कहा था शेयरिंग कर लो, शेयरिंग करके समोसा खरीदेंगे, आधा खा लो। लेकिन पूजा कह रही हमें नीड ही नहीं है, मुझे इलेक्ट्रॉन की भूख नहीं है, मुझे समोसे की भूख नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, मैं तुम्हें अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे रही हूँ, मैं तुम्हें अपने 2.5 रुपए तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे रही हूँ, तुम जाओ 5 रुपए समोसा खरीद लो। पूजा ने अपने 2.5 रुपए ट्रांसफर कर दिए किसे, भक्ति को। भक्ति गई 5 रुपए का समोसा हमसे खरीदा, खा लिया अकेले। तो यहां पे क्या हुआ है, यहां पे पूजा ने इलेक्ट्रॉन नहीं लिए, पूजा ने इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए किसे, भक्ति को, मतलब ट्रांसफर कर दिए। तो जहां पे बेटा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, जैसे अगर हम बात करें सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। बोलो 11 को आप क्या लिखते हो, 2,8,1। अगर सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, है ना, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, ट्रांसफर कर दे। किसे कर दे ट्रांसफर, क्लोरीन को कर दे। कि मान लो Na ने क्या करा, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, है ना, कि सोडियम के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है एक्स्ट्रा, जबकि क्लोरीन के पास आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7। तो वही वाली बात कि सोडियम को नहीं खाना समोसा, सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए किसे, क्लोरीन को। इससे हुआ क्या, Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो Na पॉजिटिव बना, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्लोरीन नेगेटिव बना, और इनके बीच में एक बॉन्डिंग हो गई जिससे NaCl का फॉर्मेशन हुआ। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। यहां पे पूजा ने अपने 2.5 रुपए भक्ति को ट्रांसफर करें, तो जहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, उस बॉन्ड को कहा जाएगा आयनिक बॉन्ड। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। पहले केस में क्या था, बराबर रुपए की शेयरिंग, 2.5 उसने मिला लिए, 5 हुआ, समोसा लिया, आधा खा लिया। लेकिन इस बार पूजा ने समोसा नहीं खाया, उसने अपने 2.5 रुपए क्या करे, ट्रांसफर कर दिए किसे, भक्ति को। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो। चलो थर्ड केस आते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे। अब ऐसा है, आज के टाइम पे पूजा के पास जो रुपए का अमाउंट है वो है 0, भक्ति के पास रुपए जो है वो है 5। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, तुम लोगों को पता है कि समोसा हम कितने रुपए का बेच रहे हैं, 5 रुपए का। लेकिन पूजा के पास एक भी रुपए नहीं है, भक्ति के पास कितने रुपए हैं, 5 रुपए। आज भूख पूजा को लगी है, पूजा आ जाती है भक्ति के पास, कहती कि यार आज मुझे भूख लगी है, बट अनफॉर्चुनेटली आज मेरे पास एक भी रुपए नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ रुपए शेयर कर सकूं। भक्ति को वो वाला दिन याद आया कि यार एक दिन पूजा ने मुझे 2.5 रुपए दिए थे, भले ही मैंने 2.5 अपने पास से मिला, बट 2.5 तो उसके पास उसने खाया भी नहीं था। तो आज भक्ति अपना दिल बड़ा करती है, कहती एक काम करो, ये पूरे के पूरे 5 रुपए मेरे तुम ले लो, है ना, पूरे के पूरे 5 रुपए तुम मेरे ले लो और जाके समोसा खरीद के खा लो। इस बात को ऐसे समझो कि अगर मैं आपको बोलूं कि कोई ऐसा कंपाउंड है जहां पे एक लोन पेयर भी है। अब लोन पेयर क्या होता है, बच्चे डर गए, अरे सर लोन पेयर क्या होता है। अरे बेटा इधर आओ, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, तो आप कहोगे सर 2,5। आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। तो अगर आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन है तो NH3 क्या है, अमोनिया। तो अमोनिया में नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन से, तो आप कहोगे सर 3 बना रहा है। तो इसने क्या करा, आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसने क्या करा, 3 इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड बना लिया, 1 और 2, यानी कि 1 और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गए। इन्हीं बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है लोन पेयर। क्या कहते हैं बेटा, लोन पेयर। तो अगर मैं अब इसे ऐसे ही लिखूं जैसे मैंने पहले लिखा था कि यहाँ पे NH3, तो क्या NH3 के पास एक लोन पेयर होगा, जल्दी बोलो, होगा। तो अगर ये अपना लोन पेयर किसी को डोनेट कर दे तो उस डोनेशन से जो बॉन्ड बनेगा उसे बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एलिमेंट के होते हैं, ठीक है ना। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन का था, दोनों के थे। आयनिक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का था, उसने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। यहां पे भी ट्रांसफर ही हो रहा है, बट यहां पे एक नहीं हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। जहां पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल ऐसे इस वाले एरो से दिखाते हैं हम लोग, है ना, ये जो हेडेड एरो है, सिंगल हेडेड एरो, इससे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाते हैं। तो आई होप तुम लोगों को ये तीनों बॉन्ड समझ में आ गए होंगे क्या होते हैं, ठीक है। चलो तो देखो, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड का मतलब अगर 2 मेटल के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसे कहेंगे मेटेलिक बॉन्ड। इधर आ जाओ, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। अब सुनना, इसके लिए मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं बहुत ही प्यारी सी। अगर कभी भी हाइड्रोजन इन तीनों में से फोन याद रखो, FON, क्या याद रखोगे, फोन, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन क्या है, पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फिर कौन है, ऑक्सीजन है, फिर कौन है, नाइट्रोजन है। तो अगर कभी भी हाइड्रोजन इन तीनों में से किन्हीं भी 2 एलिमेंट के बीच में आ गया तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा। जैसे मान लो एक HF का मॉलिक्यूल है, क्या है, एक HF का मॉलिक्यूल, अगर इसे तुमने एक और HF के मॉलिक्यूल के पास रख दिया तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इनके बीच में क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। समझे,
एक HF का मॉलिक्यूल, एक HF का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन दो फ्लोरीन के बीच में आ रहा है, तो होगा क्या, एक तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर इलेक्ट्रो, तो अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, तो इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, उसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और वॉन डर वाल फोर्स क्या होते हैं, वॉन डर वाल गैप जो होता है वही वॉन डर वाल फोर्सेस कई सारे होते हैं, वो हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। चलो चले आगे हम लोग, चलो ये हम तो पढ़ा चुके हैं, इसमें टाइम बर्बाद नहीं करते। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन की भैया, अगर हम भाई अभी तुमने रिएक्शन लिया था कि अगर तुम जिंक की रिएक्शन करा दो किससे, कॉपर सल्फेट से, तो क्या होगा, ये जिंक जाके इस कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, क्या बना लेगा, ZnSO4 बना लेगा, और कॉपर को बेचारे को अकेला तनहा कर देगा। ये रिएक्शन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। क्या कह रहा है, व्हाट वुड अ स्टूडेंट रिपोर्ट नियरली आफ्टर 30 मिनट ऑफ प्लेसिंग डली क्लीन्ड स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन एंड जिंक इन फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फेट सोल्यूशन टेके इन 4 बीकर्स। मेरी बात सुनो, कौन सा ले रखा है बेटा, आयरन सल्फेट का सोल्यूशन ले रखा है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, अगर मैंने आयरन सल्फेट का सोल्यूशन लिया है, ठीक है ना, आयरन सल्फेट का, तो इससे कौन कौन रिएक्शन कर जाएगा, इससे बेटा वो रिएक्शन कर लेंगे जो ज्यादा इससे रिएक्टिव है। अब जरा बताना कौन कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो मेरे हिसाब से एक तो तुम्हारे पास एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, और तुम्हारे पास कौन सा है इनमें से, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट बना लेंगे। जब एल्यूमिनियम रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा एल्यूमिनियम सल्फेट बना लेगा, ठीक है ना। और जिंक रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा, ZnSO4, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे, मैंने AU लिख दिया क्या यहाँ पे, सही कर लो यार, ये AL, तो एल्युमिनियम और जिंक क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है किससे, आयरन से, तो ये उससे रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, एल्युमिनियम सल्फेट और जिंक सल्फेट। जबकि कॉपर कोई रिएक्शन नहीं करेगा, और कौन सा है, और आयरन तो यार क्या ही रिएक्शन करेगा, आयरन सल्फेट से कैसे रिएक्शन कर लेगा, तो ये कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेंगे मेरे ख्याल से। देखो CBSE आपके 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज पे आधारित एक क्वेश्चन था जो कि बहुत ही आसान है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, जैसे कि मुझे याद है, सिंपल सी बात है। ये क्या है, सॉल्यूशन देखो दे रखा है, देखो यहां पे क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम जब रिएक्शन करेगा FeSO4 से क्या बना देगा, एल्युमिनियम का सल्फेट बना देगा, ठीक है ना, और जिंक रिएक्शन करेगा तो जिंक सल्फेट बना देगा। बाकी ना तो तुम्हारा कौन बचा, एक तो कॉपर, ना तो कॉपर रिएक्शन करेगा, और आयरन FeSO4 से कैसे रिएक्शन करेगा, ये दोनों रिएक्शन करेंगे नहीं, क्योंकि क्या होते हैं, लीस्ट एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, चाहो तो आप इसे नोट कर लो, फिर हम लोग और आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स। तो देखो यार, अगर हम बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्शन करेंगे, तो ये करते हैं थ्रू द आयनिक बॉन्ड। अभी मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी कि सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 11। तो आप इसे कैसे लिखते हो, 2,8,1। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है। इलेक्ट्रॉन 7 देना मुश्किल है, 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना मुश्किल है, 1 इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है। क्लोरीन की बात करें तो कितने होते हैं बेटा इसके पास, 2,8,7, तो यानी कि क्लोरीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ तो होगा क्या, तो अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाई था ना कि सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन देखना बेटा, 7, तो कैसे लिखूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक को क्रॉस से, एक को डॉट से। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करा, इसने ट्रांसफर कर दिया। आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन क्या बना, Na ने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बनेगा बेटा, Na पॉजिटिव। Cl ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा तो क्या बनेगा, Cl नेगेटिव। और कलेक्टिवली इन्हीं को आप क्या बोलोगे कि अब क्योंकि भैया ये इनके बीच में शेयरिंग हुई है तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, उसे कहेंगे आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। तो अगर मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन करानी तो कैसे कराओगे, थ्रू द आयनिक बॉन्ड। देखो ये MgCl2 के ऑप्शन ले रखा है कि हमारे पास Mg क्या होता है, Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12। कैसे लिखते हो आप इसे, 2,8,2। क्लोरीन का बेटा कितना होता है, 17 होता है, क्या लिखते हैं, 2,8,7 लिखते हैं। तो मैग्नीज के पास, Mg के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो आप ऐसे लिखोगे कि Mg के पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। और क्लोरीन के पास है ना, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बताना, देखो 7 इलेक्ट्रॉन, तो भर दो, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। इसके क्रॉस से इलेक्ट्रॉन देखा है, इसके डॉट से। लेकिन यार एक बात बताओ, ये तो एक क्लोरीन ना, एक और क्लोरीन भी तो ले सकते हो, क्योंकि Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन को दे सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन वो इसे दे देगा, ट्रांसफर कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन वो इसे ट्रांसफर कर देगा, ठीक है ना। और इस तरीके से क्या होगा, Mg ने बेटा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो क्या बनाएगा, Mg2+, ठीक है। और क्लोरीन ने दो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे ना, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 2Cl-, और इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा MgCl2, सिंपल, ठीक है। तो ये वो तरीका है जिसे हम लोग पहले भी डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं।
चलो नोट करने के बाद आगे चले बेटा। चलो फिर क्या कहता है, अभी तुम लोग करो यार, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, करके दिखाओ। कह रहा राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर दे रखा है 20, ऑक्सीजन जिसका दे रखा है 8, शो द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जल्दी बताओ। देखो कैल्शियम का कितना दे रखा है इन्होंने एटॉमिक नंबर 20, तो तुम्हें पता ही है, नहीं भी दे रखा होता तब भी हमें पता ही है। इधर देखो कैल्शियम 20 कैसे लिखोगे, लिखोगे 2,8 कितने हो गए, 2 8 10 8 18 और 2 20, और ऑक्सीजन क्या होता है 8, तो क्या लिखोगे बेटा 2,6। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, तो कैसे लिखोगे, कहोगे देखो सर कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और ऑक्सीजन के पास कितने हैं, आप कहोगे सर ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ही हैं, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 कैसे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, क्या करेगा एक एक करके दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। ट्रांसफर करने के बाद कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने क्या बनाएगा Ca2+, और ऑक्सीजन ने 2 एक्सेप्ट करने क्या बनाएगा O2-। ठीक है, बताओ। और जब आपस में दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम का ऑक्साइड यानी कि CaO। ठीक है, तो अब इसके बाकी जो भी हैं पढ़ना। कह रहा है कि नेम द आयंस, कौन कौन से हैं इसमें, कैटायन बन रहा है, एनायन बन रहा है। ठीक है, जो भी इसमें दे रखा है पढ़ लो, सारा ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, देख लो बेटा, देख लो देख लो देख लो। ठीक है, चलो। हाँ अब देखो, कह रहा है इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस, तो कह रहा है कि नोबल गैसेज आर, देखो यार वैसे मैं तुम्हें सही बता दूं ये बात एग्जैक्टली सही नहीं है, बट तुम अभी छोटे हो तो इसलिए तुम्हें सही बात उतना जल्दी नहीं बताई जाती है, बट ये एग्जैक्टली सही नहीं है। नोबल गैसेज आर केमिकली इनर्ट, सारी गैसेज इनर्ट नहीं होती, मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये 3 ही ऐसी गैसेज हैं जो कैसी होती हैं, टोटली इनर्ट होती हैं। क्यों, क्योंकि बेटा क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन इनके तो कंपाउंड पाए गए हैं। ठीक है ना, तो बात ध्यान रखना। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि नोबल गैसेज आर केमिकली इनर्ट बिकॉज दे हैव फुल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल्स which makes them stable and unreactive. They are also known as inert gas. तो वही वाली बात है, सारी इनर्ट नहीं होती, सारी गैसेस नोबल है। अगर मैं बोलूँ कि कौन सी गैसेस हैं तो आप इन्हें नोबल गैसेस बोलोगे जस्ट बिकॉज इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है। ठीक है ना, बट इनर्ट कौन सी है, सिर्फ स्टार्टिंग की 3, मैंने आपको ये 3-4 बार बात बता दी है। चले आगे, अब देखो उसके बाद आपसे कह रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड। अगर हम आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लें तो देख लो, लिखा हुआ है कि दे आर रेडली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये याद रखना। ठीक है ना, और इसमें क्या लिखा हुआ है कि दे आर नॉट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दे डू नॉट आयनाइज, आयनाइज नहीं होते हैं कोवेलेंट वाले, और आयनिक क्या होते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। जैसे H2 क्या है, आयनाइज थोड़ा कर पाओगे, जबकि NaCl का तुमने क्या देखा था कि Na पॉजिटिव में आता है, Cl निगेटिव, तो आयनाइजेबल होते हैं। अगला कह रहा है दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं, इसमें तुम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करा सकते, क्योंकि मैंने बोला था इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए या तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो या आयंस हो, तो इधर आयंस होते हैं तो ये कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये बेसिक बातें आप नोट कर लो फटाफट। हाँ, अब यहां से आते हैं हम लोग मेटलर्जी की तरफ। देखो हेडिंग पड़ी हुई अकरेंस ऑफ मेटल। एक बात बताओ, अगर तुम्हें अभी सरिया चाहिए, लोहे की सरिया चाहिए, तो तुम क्या करोगे, तो तुम जाओगे दुकान पे जहां मिलती होगी, है ना, मशीनरी मार्केट वगैरह में, और जाके तुम क्या करोगे, सरिया खरीद लोगे। बोलो कहां से लाए होंगे, सोचो। बताओ यार, बोलो कहां से लाए होंगे, तुम सर उनसे बड़ी जो दुकानें होंगे वो लोग वहां से लेके आए होंगे, वो लोग कहां से लाए होंगे। अगर हम लोग सबसे पहली बार जाएं कि सबसे पहले कहां, मतलब ऐसे लोहा एग्जैक्टली है कहां से आ रहा है ये सब, तो दुकानों से तो हम लोग लेके आ रहे हैं, बट एक्चुअल में कहां होगा, तो एक्चुअल में हमारी जो अर्थ होती है, ये कौन है, ये हमारी, अरे ये कौन है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, धरती माता है, तो बेटा अर्थ के अंदर ही तो है ये मेटल सारे, है ना, अर्थ के क्रस्ट के अंदर, यहाँ मेटल अंदर खुदाई करके तो निकाले जाते हैं मेटल्स, तो अर्थ के अंदर से मेटल को निकालने के प्रोसेस को कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, है ना। इसका अच्छा एक और बात भी है, अर्थ के अंदर ये तो पता चल गया, लेकिन अर्थ के अंदर क्या लोहे की सरिया गड़ी हुई है, बताओ कि लोहे की सरिया निकालनी है, जो मेन आदमी जिसकी मेन दुकान है वो जाके नीचे सरिया निकाल रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। लोहा जो होगा वो रॉक की फॉर्म में होगा, पत्थर की फॉर्म में होगा। लोहा कई सारी फॉर्म में नीचे प्रेजेंट होगा, हेमाटाइट, सिडराइट, मैग्नाइट, है ना, कई सारे पत्थरों की फॉर्म में होगा। उनमें से जिससे सबसे ज्यादा अमाउंट में, सबसे ईजी वे में हम मेटल को निकाल सकते हैं, लोहे को निकाल सकते हैं, उसी को हम ओर बोलेंगे, बाकी की सारी क्या हो जाएंगी, मिनरल्स हो जाएंगी। फिलहाल मैं आपको भी डिटेल से पढ़ाता हूं। तो वही लिखा हुआ मेटल अकर इन द अर्थ क्रस्ट इन अ कंबाइंड स्टेट और इन देयर नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट का मतलब प्योर फॉर्म में, मतलब Fe जो है वो आयरन की फॉर्म में भी मिल सकता है, कॉपर की फॉर्म में मिल सकता है, और कंबाइंड स्टेट में भी मिल सकता है, हेमाटाइट, मैग्नाइट, सिडराइट, ये सब, है ना। चलो चले आगे। देखो
तो कह रहा है कि मेटल्स अकर इन द अर्थ क्रस्ट फ्री स्टेट। देखो कौन कौन से हैं, कि कह रहा है मेटल्स दैट अकर इन द अर्थ क्रस्ट अ फ्री स्टेट आर प्राइमरीली कौन कौन से, एक तो गोल्ड है तुम्हारा, सिल्वर है, प्लेटिनम है और कॉपर है। ये वो मेटल है जो नेटिव स्टेट में मिलते हैं, मतलब एज इट इज, जैसा तुम्हें दिख रहा है वैसे मिलेगा, है ना। फिर क्या कह रहा है, कह रहा मेटल अकर इन द अर्थ क्रस्ट इन कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में कौन कौन से मिलते हैं, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, जिंक हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया। ये किस फॉर्म में मिलते हैं, ये मिलते हैं कंबाइंड स्टेट में, उनसे इन्हें एक्सट्रैक्ट करा जाता है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, इनकी अपना फटाफट लेते रहना। कह रहा है व्हाट आर मिनरल्स। अब मैं समझाता हूं, जैसे मान लो मैंने अभी आपको बोला कि जमीन के अंदर आयरन मान लो 4 पत्थर के अंदर है, एक पत्थर, पत्थर नंबर 2, पत्थर नंबर 3, पत्थर नंबर 4, इन सब के अंदर आयरन प्रेजेंट है। Fe इधर भी है, Fe इधर भी है, Fe इधर भी है, सुनना बहुत ध्यान से। तो Fe जितने पत्थर के अंदर, अर्थ के अंदर जितने भी ऐसे रॉक्स हैं जिसमें Fe प्रेजेंट है, उन सबको मिनरल्स बोला जाएगा। मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि मान लो जमीन के अंदर 4 ऐसे पत्थर पाए गए, 4 ऐसे रॉक्स पाए गए जिनके अंदर आयरन प्रेजेंट है, तो इन चारों पत्थर को क्या बोला जाएगा, बोलेंगे ये चारों क्या है, आयरन के मिनरल्स हैं। लेकिन अब मैं तुमसे क्या कह रहा हूं कि मान लो इस वाले में आयरन प्रेजेंट है 78%, सुनना बेटा बहुत ध्यान से, इस वाले में प्रेजेंट है 84%, इस वाले में प्रेजेंट है 90%, लेकिन इस वाले में आयरन प्रेजेंट है 4%, बाकी की 96% क्या है, इम्प्योरिटीज है। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो। देखो इसमें आयरन 78% है, इसमें आयरन 81% है, इसमें आयरन 90% है, लेकिन इस वाले में आयरन कितना परसेंट है, सिर्फ 4%। तो मुझे एक बात बताओ, जिसमें यार 78% है वहां से आयरन को निकालना आसान, ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि बची हुई तो सब इंप्योरिटी है, तो मेन तो आयरन का अमाउंट है। इसमें क्या 81% आयरन है, यानी कि बचा वो 19% क्या इंप्योरिटी है। यहाँ पे 90% आयरन, 10% इंप्योरिटी हटा दोगे। लेकिन यार ऐसा रॉक जिसमें आयरन सिर्फ 4% है, बाकी सारी इंप्योरिटी है, तो वहां से अगर तुम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हो, निकालते हो, तो वो तुम्हारा मेथड अच्छा थोड़े ना है, या फिर तो उसमें तो तुम जितने का आयरन निकालोगे उससे ज्यादा खर्चा कर दोगे, यानी कि जितने की तो उस आयरन की कॉस्ट नहीं होगी जितना हम एक्सपेंस ऑलरेडी कर देंगे। तो इसका मतलब हम इससे आयरन निकाल लेंगे, यहां से आयरन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, यहां से आयरन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, बट क्या हम लोग इस वाले से आयरन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर इज नो। तो जहां जहां से मिनरल चारों थे, ये भी मिनरल है, ये भी मिनरल है, ये भी मिनरल है, ये भी मिनरल है, क्योंकि चारों में आयरन पाया जा रहा है, लेकिन जहां से तुम आयरन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उन्हीं 3 को सिर्फ ओर्स कहा जाता है। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो। ओर्स क्या है, जिन मिनरल से हम लोग किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उन्हीं मिनरल्स को हम ओर्स कहेंगे। बाकी मिनरल्स सारी है, यानी कि मिनरल्स चारों हैं, ओर्स कितनी है, सिर्फ 3। क्या तुम मेरी बात समझ गए। बस अब पढ़ो। मिनरल्स क्या है, द सब्सटेंस आर दैट आर नेचुरली फॉर्म्ड इन द अर्थ बाय द जियोलॉजिकल प्रोसेस एंड आर इनऑर्गेनिक यूजुअली सॉलिड एंड हैव अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड मिनरल्स। और मैंने जो तुम्हें बात याद रखी वो ज्यादा याद रखना, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। फिर कह रहा है ओर्स क्या होते हैं, दोज मिनरल्स, क्या कह रहा है, दोज मिनरल्स विच कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल फ्रॉम विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड ओर्स। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं, जल्दी देखो इधर कि भैया आयरन तो इन सब में था, कहां गया वे, इधर आ जाओ। आयरन तो इन सब में था, लेकिन आयरन का परसेंटेज इनमें ज्यादा है, तो यहां से अगर हम निकालेंगे तो प्रॉफिट है, बाकी उससे निकालने में प्रॉफिट नहीं है। जितना का तो हम एक्सपेंस कर देंगे उससे ज्यादा का, मतलब जितने का हमें मिलेगा। तो वही लिखा हुआ है कि भैया और क्या है, और वो है कि दोज मिनरल्स विच कैन कंटेन वेरी हाई परसेंट, जहां से तुम आसानी से निकाल सकते हो, उन्हें बोलते हैं हम लोग क्या, ओर्स। कौन कौन से एग्जांपल है, मैं बॉक्साइड हो गया, बॉक्साइड किसकी होती है, Al2O3 को बोलते हैं बॉक्साइड, ठीक है ना, एल्युमिनियम की और होती है, और हेमाटाइट Fe2O3 बोलते हैं, ठीक। ये तुम्हारे ओर्स हो गए। चलें आगे हम लोग, और आगे चल सकते हैं क्या, चलो आगे। अब देखो ये तुम्हें कुछ याद करने पड़ेंगे बेटा, इनके तुमसे कुछ कुछ पूछे जाते हैं, तो इसके लिए मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी गाइस, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा कि एल्युमिनियम की और कौन सी होती है, बॉक्साइड। फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ AlOH होल का, जो भी है देख लेना, ठीक है ना। फिर कैलोनाइट होता है, आयरन का देखो हेमाटाइट होता है, मैग्नाइट होता है, सिडराइट होता है, आयरन पायराइट होता है। सिर्फ इनके नाम याद कर लोगे तब भी काम चल जाएगा, और अगर तुमने ये फॉर्मूले याद कर लेते तो और भी अच्छी बात है। अभी बताया ना हेमाटाइट क्या होता है, Fe2O3। फिर ऐसे कॉपर के दे रखे हैं, कॉपर पायराइट्स हो गया, मैलाकाइट हो गया, क्यूपराइट हो गया, कॉपर गैनेट, तो जिंक के हो गया, जिंकाइट हो गया, है ना, कैलामाइन हो गया। तो अगर तुम इन्हें याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, एक पेज है, अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलो आगे। हाँ, अब क्या कह रहा है, स्टेप इन्वॉल्व्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब बात यह है कि चलो ये तो समझ में आ गया कि मिनरल क्या है और क्या है, और मेटल को क्यों निकाला जा रहा है, कहाँ से निकाला जा रहा है। अब कैसे निकालते हैं उसे पढ़ लेते हैं। देखो जो ओर्स हैं 2 टाइप के हैं, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। जो हाई रिएक्टिविटी के उनका आप इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हो, है ना, मोल्टन ओर का, उससे आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। और आपके जो लो रिएक्टिविटी उन्हें क्या कर सकते हैं,
सल्फाइड और जो जनरली जो होती हैं सल्फाइड्स ही होती हैं जनरली, है ना, उनका तुम रोस्टिंग कर सकते हो, रोस्टिंग से तुम्हें मेटल मिल जाएगा, रिफाइन कर लो, उसे साफ कर लो। या फिर जो मीडियम वाले रिएक्टिविटी के होते हैं उनमें क्या करते हैं जनरली, कौन कौन से होते हैं, कार्बोनेट के ओर होते हैं, सल्फाइड के ओर होते हैं। सल्फाइड होगा तो रोस्टिंग कर दोगे, और अगर कार्बोनेट का ओर है तो उसमें तुम कैल्सिनेशन कर दोगे, फिर इससे तुम्हें ऑक्साइड मिल जाएगा मेटल का, उसे तुम रिडक्शन कर दोगे और तुम्हें रिफाइन होके मेटल मिल जाएगा। समझ गए मेरी बात? ठीक, चलो अब इसे एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या होता है, मतलब मैंने जो बताया था कैसे निकालते हैं। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग प्योर मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई? फ्रॉम देयर ओर्स, ठीक है ना। कौन कौन से मेजर स्टेप है, तो कह रहा मेजर स्टेप फॉर मेटल्स एक्सट्रैक्शन कौन कौन सा कर सकते हैं। एक तो हम कैल्सिनेशन कर सकते हैं ओर का सबसे पहले, फिर क्या करते हैं कन्वर्जन करते हैं किसका, कंसंट्रेशन ओर का इनटू मेटल में, फिर क्या करते हैं उसे रिफाइन कर देते हैं प्योर मेटल को। चलो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या है कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या है, ओर कंसंट्रेशन आल्सो नोन एज अ ओर एनरिचमेंट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम ओर टू एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल। मतलब उसके अंदर जितनी इम्प्योरिटीज हैं, मिट्टी है, कार्बन है, डस्ट है, जो भी गंदगी उसके अंदर है उसे आपको अलग करने को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्या क्या तरीके हैं, देखो ग्रेविटेशन बेस्ड कर सकते हैं कि मतलब जो भारी है चीज़ वो नीचे रहेगी, जैसे छन्नी से छानना कहते हैं ना, ये भारी चीज़ नीचे रहेगी, हल्की चीज़ ऊपर रह जाएगी। या फिर लीचिंग कर सकते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड कर सकते हैं, मैग्नेटिक। ये तो पहले एक टाइम पे ये सब तुम्हारे में हुआ करता था 11th में डिटेल से, अब 11th से भी हटा दिया गया है क्योंकि मेटलर्जी वाला चैप्टर जो है वो अब तुम्हारा से रिमूव कर दिया गया। अभी तुम सिर्फ इन मेथड को याद करो, बाकी अब इन्हें इनका डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड कि मान लो बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, उसमें मेटल है कि नहीं है, तुमने क्या करा मैग्नेट लगाया मशीन में, उसे ऐसे करके घुमाया, जितना लोहा होगा उसको चिपक जाएगा। या फिर जो भी ऐसी प्रॉपर्टी जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो चिपक जाएंगी, ऐसा कर सकते हो। तो वही सारी है कि पहले डिटेल में हुआ करते थे, अब नहीं होते हैं फिलहाल, ठीक है। तो वही देखो एक छोटा छोटा दे रखा है कि रोस्टिंग क्या है। रोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी वेयर ओर इज कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड बाय हीटिंग इट बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, ठीक है ना। तो अब ये तुम्हें डिटेल में खाली इनकी तुम थ्योरी पढ़ो, इनकी डेफिनेशन याद करो, अब डिटेल में हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में उतना नहीं है। कैल्सिनेशन इज अ केमिकल प्रोसेस वेयर इन अ कार्बोनेट ओर, ध्यान रखना कैल्सिनेशन किसके लिए, सिर्फ कार्बोनेट के लिए, और एन ऑक्साइड ओर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द अब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है ना, इन द अब्सेंस ऑफ एयर। अगर अब्सेंस नहीं है तो क्या होगा कैल्सिनेशन, और एयर है अगर तो रोस्टिंग। तो तुम्हें ध्यान रखना अगर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर है तो रोस्टिंग, इन द अब्सेंस ऑफ एयर है तो कैल्सिनेशन, ठीक है। चलो रिफाइनिंग, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग देख लो कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज अ प्रोसेस दैट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी टू प्यूरिफाई मेटल्स, ठीक है। तो इसे अब तुम डिटेल में मैं डायग्राम बना के नहीं दिखाऊंगा, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, खाली तुम इसका डेफिनेशन पढ़ो बस। जहां जहां मुझे डिटेल से तो पढ़ाना था वहां मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, ठीक है। कोरोजन क्या होता है ये पॉइंट पढ़ लो थोड़ा सा। कोरोजन क्या होता है देखो, तो कह रहा है कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच मेटल इज कन्वर्टेड टू अ मोर केमिकली स्टेबल फॉर्म। मतलब कोई मेटल था अब उसे और केमिकली स्टेबल बना रहे ताकि वो रिएक्ट ना करे, उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ा दो, सुपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ा दो, ऐसे करके। जैसे फ्रॉम सच एज ऑक्साइड आपने चढ़ा दिया, हाइड्रोक्साइड चढ़ा दिया, सल्फाइड की लेयर चढ़ा दी। वही कह रहा है कि इट इज द ग्रेजुअल डिकम्पोजिशन ऑफ मटेरियल्स यूजुअली मेटल्स एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकली एंड और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन विद दियर सराउंडिंग। मतलब बस तुम इतनी बात ध्यान रखनी है कि कोरोजन का मतलब है इनके ऊपर और तुमने क्या, जो ये ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, हाइड्रोक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, सल्फाइड की लेयर चढ़, उसी को हम लोग कोरोजन बोलते हैं, दैट्स इट, है ना। चलो फिलहाल आगे चलते हैं। और कोरोसिव प्रिवेंशन कैसे कैसे बचा के सकते हो, जो एक तरीके की लेयर चढ़ जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाता है ना, ये जो पीछे लिखा हुआ था कि किसी भी मेटल के ऊपर जो ये ऑक्साइड की, हाइड्रोक्साइड की, सल्फाइड की लेयर चढ़ जाती है, जो उसे केमिकली कैसे बना जाता है, स्टेबल नहीं बना, मोर केमिकली स्टेबल बना देता है। तो उससे कैसे बचाओगे, तो कह रहा है कि उसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर दो, इलेक्ट्रो प्लेटिंग कर दो, या पेंट कर दो, है ना। मेटल के ऊपर पेंट कर, जैसे लोहा है, लोहे के ऊपर तुम पेंट कर दो तो उस पर जल्दी रस्टिंग वगैरह नहीं लगेगी, वही सब चीज़ें है ना, कोटिंग लगा दो, ये सब चीज़ें, ठीक है। बस ये तुम्हारा क्वेश्चन है, पढ़ लो क्या कह रहा है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी। तो ये ऑलरेडी तुम लोग कर चुके हो, डिटेल से पढ़ लेना, ये हम लोगों ने उस वाले चैप्टर में भी करा था, है ना, सेम ही क्वेश्चन है। और इसके बाद ये चैप्टर आपका हो जाता है खत्म, ठीक है। तो लास्ट वाला पार्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, देखो मैंने आपको इसीलिए जब स्टार्ट करता ही बताया था कि आप खाली इतना याद रखो कैल्सिनेशन क्या होता है, इतना याद रखो कि ओर्स क्या होता है, इन दोनों के आपके जो ओर्स हैं वो याद कर लो। बाकी तुम ये याद रखो कैल्सिनेशन वाली डेफिनेशन कि अगर इन द अब्सेंस ऑफ एयर है तो कैल्सिनेशन, प्रेजेंस ऑफ एयर है तो क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, डेफिनेशन पढ़ लो बस। बाकी फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड क्या होता है ना, या फिर कैसे प्रॉपर पूरा मेथड है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उसे भी आपको उतना ही पढ़ना है। इसीलिए मैंने इस वाले पार्ट को लास्ट में थोड़ा सा खींच दिया कि उसमें टाइम बर्बाद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऑलरेडी हमारा जो लेक्चर है थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो अब हम कह सकते हैं हाँ फाइनली हमारा ये वाला चैप्टर जो है वो भी क्या हो चुका है, वो भी पूरी तरीके से हो चुका है समाप्त, ठीक है ना। इस चैप्टर के अंदर अब आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी यार
मैं बात करके जो टेलीग्राम लिंक है उसमें इसके PYQs जो है वो डलवा दूंगा, तो आप वहाँ से चैप्टर को पहले पढ़ लो यहाँ से, देन उसके बाद जाके आप उसकी वहाँ से प्रैक्टिस करो। इस वाले वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी हम जल्दी से अपना नया चैप्टर लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, बाय। और इस बार हम लेट नहीं करेंगे, ठीक है, चलो बाय।